नमस्कार दोस्तों, एसएससी इंग्लिश में आपका स्वागत है। और एसएससी एग्जाम का आगाज हो चुका है। जम के तैयारी करना है, इस बार एसएससी के एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी एमटीएस हो, दोनों ही एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है। तो करना क्या है, आपको रेगुलर इस चैनल पे आना है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरू से। ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता, जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, अभी फॉर्म डाला है, पूरे जोश में है, जुनून में है कि इस बार आपको निकालना है एसएससी एग्जाम। तो आपका जो सपना है वो यहीं पूरा होने जा रहा है। इसी क्लास में आपको सिखाया जाएगा। मेरा क्लास बिल्कुल इसी के लिए जाना जाता है कि मैं आपको बिल्कुल शुरू से सिखाता हूं, बिल्कुल जीरो से सिखाता हूं। ये मान के चलिए कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको एग्जाम हॉल तक लेके जाऊंगा। एग्जाम हॉल तक आपको मैं प्रिपरेशन कराने जा रहा हूं। तो बिल्कुल शुरू से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रेगुलर इस चैनल पे आ जाना है, सब्सक्राइब करके रख लो और अपने जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में है उनको इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दो। और चलिए सीखते हैं। तो बता दूं आपको दोस्तों कि सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, क्लास वन से। आज क्लास वन है, बिल्कुल क्लास वन से सीखने जा रहे हैं हम लोग। सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी इंग्लिश में, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। चाहे स्पॉट द एरर हो, क्लॉज टेस्ट हो, फिलर हो, पीक्यूआरएस हो, कुछ भी आप बना रहे हो, है ना, जो भी टॉपिक्स आते हैं, कोई भी टॉपिक हो, मैं आपको सभी टॉपिक भी आपको दिखाऊंगा कि अच्छा इस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन देखो आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है। वो सब मैं आपको दिखाने जाऊंगा, आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको रेगुलर आना है, रेगुलर अटेंड करना है, ठीक है। नोट कॉपी बनाते चलो, रूल बुक अपनी बना लो, ठीक है। ये रूल जो सिखाएंगे आपको, यही काम आएगा एग्जाम में, यही काम आएगा। इसी के हेल्प से आप कोई भी मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस करें, यही काम आने जा रहा है। यही आपका अस्त्र होगा, यही आपका शस्त्र होगा। इसी से लड़ाई होगी, इसी से युद्ध होगी, है ना। ये क्या युद्ध का मैदान है, आप हैं और एग्जाम है। आपकी लड़ाई खुद से है, आपकी लड़ाई किसी और से नहीं है, कॉम्पिटिटर से नहीं है, खुद से लड़ाई है ना। खुद निकालना है, खुद उसको क्रैक करना है। आ रही है समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, सहमति। और आपको बता दूं कि सब्जेक्ट अगर आपको नहीं पहचानना आता है, वर्ब भी पहचानना नहीं आता, क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, बचपन में पढ़े थे सर, सब भुला गए, कुछ याद नहीं है। शुरू से पढ़ाइए, बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बप्पा को याद करेंगे, गणपति बप्पा मौर्य। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है, बट गोल्डन रूल में हम लोग आगे बढ़े, सब कुछ आपको सिखाए। सबसे पहले थोड़ी सी रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। सब्जेक्ट पहचानना नहीं आता, वर्ब पहचानना नहीं आता, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सब भूल गए, कुछ याद नहीं है, सब कुछ बारीकी से बताऊंगा, ट्रिक के साथ बताऊंगा आपको, है ना, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या होता है, ये विषय वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ इंग्लिश वो वाला नहीं है। इस सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्ता। इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, कर्ता। कर्ता यानी कि काम को करने वाला, कर्ता यानी कि काम करने वाला। नोट्स बनाते चलिए, कहीं नहीं मिलेगा ये वाला चीज, काम करने वाला। वाक्य में जो काम करने वाला उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि मोहन फुटबॉल खेलता है, मोहन फुटबॉल खेलता है। तो इस सेंटेंस में आप देखिए क्या हो रहा है, फुटबॉल खेलने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है, मोहन। जो फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है वही है सब्जेक्ट, यानी कि मोहन है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर है। अब वर्ब भी है इसमें, सब्जेक्ट है तो क्या है, वर्ब भी है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, क्रिया यानी कि काम, क्रिया यानी कि काम। एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, मोहन फुटबॉल खेलता है, कौन सा काम हो रहा है इस सेंटेंस में, खेलने का काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना। तो खेलना हो गया हमारा वर्ब, खेलना हो गया हमारा क्रिया, ठीक है। तो मैंने जो आप एग्जाम्पल दिया उसमें क्या हो गया, मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, और खेलना यानी कि प्ले, ये हो गया हमारा वर्ब, ये हो गया हमारा वर्ब। मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन प्लेज फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेलता है। एग्जाम्पल में आ जाओ, पूरा डिकोड कर लेते हैं। ये देखो, मोहन प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अभी मोहन हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसको शॉर्ट में एस लिख देते हैं। प्लेज हो गया हमारा वर्ब, इसको शॉर्ट में वी लिख देते हैं। ये फुटबॉल क्या है, ये है ऑब्जेक्ट,
ये है ऑब्जेक्ट। काम का असर जिस पे पड़े, काम का असर जिस पे पड़े उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फुटबॉल खेल रहा है, खेलने का काम किस पे हो रहा है? फुटबॉल के साथ हो रहा है ना। जिसके साथ भी काम हो, जिससे काम जुड़ा हुआ हो, काम का असर जिस पे पड़े उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? मोहन प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब भी समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया। क्लियर है? चलो अभी आ जाओ अपने गोल्डन रूल पे। सब्जेक्ट समझ में आ गया, वर्ब समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जब सहमति होता है, पार्टनरशिप होता है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। उसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, इसका एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। ठीक है, घबराना नहीं है कि अच्छा अचानक से क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सब एक एक करके एकदम छोटे छोटे तोड़ तोड़ के आपको सिखाने जा रहे हैं। एकदम घबराना नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट तो समझ में आ ही गया है। यहाँ पे नया टर्म क्या है? सब्जेक्ट तो जानते ही हो आप, वर्ब भी जानते हो। सिंगुलर और प्लूरल ये नया लग रहा है। सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगल, और प्लूरल का मतलब होता है एक से अधिक, वन प्लस। एक वन हो गया सिंगुलर, प्लूरल का मतलब एक से अधिक। जब कोई चीज, मतलब जैसे एक इंसान खड़ा है तो वो सिंगुलर हो गया, एक से अधिक इंसान खड़े हैं वहां पे तो प्लूरल हो गया। कहीं पे भी कुछ भी, जैसे एक कलम है तो ये सिंगुलर है, दो कलम लेके खड़े हो जाएंगे तो प्लूरल हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसको कहते हैं एक वचन, और हिंदी में प्लूरल का बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। एक, एक वचन से एक हो गया, बहुवचन, बहु मतलब बहुत ज्यादा, बहुवचन। ठीक है, ये इसका हिंदी है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा दो। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि सर मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, अभी आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ ये तो होता ही है, इसमें नया बात क्या आप बता रहे हैं, ये तो जानते ही हैं। ये देखो, जैसे सी रीड्स अ बुक, दे आर प्लेइंग, लिखते हैं। अब सी क्या है? सी मतलब वह, एक लड़की है ना। सी लड़की लिख के लिए लगाते हैं। तो एक है, सिंगल है, तो ये सिंगल है, इसके साथ जो वर्ब लगा ये भी सिंगल लगा। और दे का मतलब क्या होता है? वे लोग, बहुत सारे, है ना। तो इसके साथ जो वर्ब लगा वो भी प्लूरल लगेगा। सिंगल के साथ सिंगल, प्लूरल के साथ प्लूरल। कुछ ये उल्टा पुल्टा नहीं करना है, एकदम सिंपल है कि सिंगल के साथ सिंगल लगा दो, प्लूरल के साथ प्लूरल लगा दो। ठीक आए बस समझ में? तो अभी आप कहेंगे कि सर ये तो समझ में आ गया कि सिंगल है, ये कैसे समझ पाए कि ये सिंगल है, ये कैसे समझ पाए कि प्लूरल है ना प्रश्न? मजेदार। ठीक है, इसको देखो, समझो। आपको करना क्या है, ही और दे इसको पकड़ के चलना है। ही क्या है? सिंगल है, एक है, सिंगुलर। और दे क्या है? वे लोग है, प्लूरल, एक से अधिक है, एक से अधिक है। जो ही के साथ लग जाए वो होगा सिंगुलर वर्ब, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल वर्ब। ही के साथ क्या लगाते हैं? इज, सिंगुलर वर्ब है। ही के साथ क्या लगाएंगे? ही रीड्स, वह पढ़ता है। दे के साथ क्या लगाएंगे? आर, तो प्लूरल हो गया। ये प्लूरल वर्ब है। ये सभी क्या है? वर्ब है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हम लोग, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, है ना। और दे रीड, अब रीड लगाना हो तो इसके साथ रीड लगाएंगे। अब देखो, रीड जो है ये प्लूरल है, रीड्स सिंगल है। नॉर्मली हम लोग जब नाउन बनाते थे, नाउन यानी कि कोई भी, अब नाम पूछे नाउन क्या है? नाउन क्या होता है? जो भी चीजें आपको दिखाई देती है ना इस दुनिया में, सब नाउन। जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो नाउन है। जैसे मान लो बुक है, किताब, देख पाते हैं उसको तो नाउन हो गया। अभी इसमें एस लगा दो, बुक्स। ठीक है, तो ये सिंगल होता है, सिंगुलर एक, और ये होता है प्लूरल, एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। ये क्या है? नाउन में ऐसा चलता है, लेकिन वर्ब में इसी का उल्टा चलता है। वर्ब में इसी का उल्टा चलता है। देखो रीड्स लगा हुआ है, वर्ब है ना, क्रिया। रीड मतलब पढ़ना। जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिख जाए वो क्रिया होता है। पढ़ना, खाना, बोलना, चलना, कुछ भी ना आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, वर्ब में ये चीज उल्टा होता है। रीड्स लगा हुआ है तो ये सिंगुलर है, और रीड लगा हुआ है तो प्लूरल है। आ रहे बात समझ में? क्योंकि प्लूरल के साथ लगा, इसको ऐसे पहचान सकते हो आप।
ठीक है, ये देखो जैसे मान लो अभी ही है, ही के साथ लगा दो गो, तो ही गोज होगा ना, ही गो तो नहीं होता है। अब दे के साथ क्या लगेगा, दे गो, दे गोज नहीं होगा, तो ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल है। आ रहा बात समझ में, मतलब नाउन में जो चीज चलता है वर्ब में वही चीज उल्टा हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज। तो सिंगुलर वर्ब पहचानना आ गया, प्लूरल वर्ब पहचानना आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट पहचानना आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट पहचानना आ गया, नाउन पहचानना सिखा दिया। क्लियर है। अभी आएंगे हम लोग टॉपिक पे, अभी आएंगे हम लोग टॉपिक पे। चलो देखो, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, जब दो सिंगुलर नाउन कौन होता है, एक, कोई भी एक नाउन हो, जो दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़ा हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। नियम बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर एग्जाम में आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में, चाहे तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो। ठीक है, एसएससी एमटीएस दे लो, एसएससी सीपीओ दे लो, एसएससी सीजीएल दे लो, दिल्ली पुलिस दे लो, कुछ भी दे लो, मिलना ही मिलना है। ठीक है, नियम समझना, दो सिंगुलर नाउन, इस दुनिया में जो भी नाम होता है वो सभी नाउन होता है, वो अगर एंड से जुड़ा हो तो वह प्लूरल होगा। जैसे देखो, राम एंड श्याम हैज कम, सही है या गलत? राम एंड श्याम हैव कम, सही है कि गलत? सुन के तुमको लगेगा कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन उल्टा है, गलत, गड़बड़ है। राम एंड श्याम दो नाउन हो गया, दो जब एंड से जुड़ गया, एंड के बीच से इनको जोड़ा गया, तो इनके साथ जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये कैसे पहचाने कि हैज जो है वो प्लूरल है और हैव जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, कैसे पहचानेंगे? ट्रिक बताया था, क्या बताया था? ही और दे का ट्रिक याद रखना, जो ही के साथ लगे वो सिंगुलर और जो दे के साथ लगे वो प्लूरल। दे के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे कि हैज लगाओगे? ही के साथ हैज लगाते हैं, तो ये सिंगुलर हो गया ना, ये 1+ आ रहा है समझ में। तो हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर, हमें क्या लगाना है, वो प्लूरल, प्लूरल यानी कि ये वाला, इसीलिए ये वाला सही हुआ। क्लियर है, आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा स्क्रीन से मैं हट जा रहा हूं ताकि अच्छे से आप इसको कॉपी कर सको। क्लियर है, हमेशा याद रखना, ही, इसके बगल में मैं लिख दे रहा हूं, देखो एस लिख देता हूं सिंगुलर, इसके बगल में पी लिख देता हूं प्लूरल। ठीक है, जो ही के साथ लगे वो सिंगुलर, जो दे के साथ लगे वो प्लूरल। ये ट्रिक है, जब भी फंसो, नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत सोचो इसके साथ क्या लगेगा, इसके साथ अगर लगेगा तो सिंगुलर हो गया, इसके साथ लगेगा तो प्लूरल हो गया। ठीक है, वर्ब पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब का पूरा लिस्ट है। ठीक है, डू, डज, डिड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, पूरा सारा लिस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक दिन क्या करूंगा, पूरा लिस्ट भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये समझने का प्रयास करना है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सिंगल होने का बोध कराते हैं, एंड का ही रूल फिर से बता रहा हूं। ठीक है, एक रूल था एंड का ही दूसरा रूल देखो, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और जुड़ने के बाद वो सिंगल होने का बोध कराएं, हम लोग तो एक हैं, दो जिसमें और एक जान है, ऐसा महसूस आपको कराए, तो वर्ब जो है ऐसे हालात में सिंगुलर लगेगा। आ रहा है समझ में? पहले हम लोग पढ़े थे प्लूरल, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जब दो सिंगुलर नाउन एक साथ जुड़ जाए और जुड़ने के बाद ऐसा एहसास दिलाए कि हम लोग तो एक ही हैं। अगर आपको ऐसा एहसास दिला दे तो उसके साथ वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। जैसे कि चिकन एंड राइस, चिकन एंड राइस आर माई फेवरेट फूड, चिकन एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, क्या सही क्या गलत बताना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि दो चीज है जो मिलकर के दिखाता है कि हम लोग एक ही हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, पेयर है ना, जोड़ा है, एक साथ ही रहता है हमेशा, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, दाल भात एक साथ ही रहता है, राइस एंड कड़ी पेयर है ना, चिकन भात, मुर्गा पराठा पेयर है कि नहीं, लिट्टी चोखा पेयर है, दोनों एक साथ ही रहेगा, लिट्टी के बिना चोखा अधूरा, चोखा के बिना लिट्टी अधूरा। तो जब ऐसा एहसास आपको दिला दे तो उसके साथ जो वर्ब है वो हम लोग सिंगुलर लगाने वाले हैं। ठीक है, तो चिकन एंड राइस
आर माई फेवरेट फूड गलत होगा। और हम लोग दो देखने के बाद आर लगा देते हैं कि दो आइटम है भैया, आर लगा दो। नहीं, चिकन एंड राइस सिंगुलर टर्म हो गया, ठीक है, तो इसलिए इज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो अगेन से वही ही वाला और दे वाला याद रखना, जो ही के साथ लगे वो सिंगुलर और जो दे के साथ लगे वो प्लूरल। ही के साथ क्या लगाएंगे इज, दे के साथ क्या लगाएंगे आर, तो ये क्या है प्लूरल है, ये क्या है सिंगुलर है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर जब सिंगल होने का बोध कराते हैं तो ऐसे केस में वर्ब जो है सिंगुलर होगा। वैसे ठीक पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए तो वर्ब जो है वो प्लूरल होता है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल होने का एहसास नहीं करा रहा था। राम और श्याम दो दोस्त हैं, कहीं बाजार जा रहे हैं घूमने के लिए, तो सिंगल होने का बोध नहीं करा रहे हैं। बट इस तरीके का जो जोड़ा है जो आपको सिंगल होने का एहसास दिलाए तो वह भी सिंगुलर ही लगाएंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट हो जाए क्या मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू, तो वर्ब जो है प्लूरल लगाएंगे। तो वर्ब जो है वो क्या करेंगे? प्लूरल लगाएंगे। यदि वाक्य का सब्जेक्ट मेनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू हो तो वर्ब जो है प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल देखो, मेनी वॉज इनवाइटेड सही होगा या मेनी वर इनवाइटेड सही होगा? मेनी के साथ वॉज लगाएंगे या मेनी के साथ वर लगाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या बोला कि मेनी अगर आपको दिखता है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट जो है मुख्य आमतौर पे वो वाक्य के शुरू में ही आपको दिखेगा, वाक्य के शुरू में दिखेगा। सब्जेक्ट पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि अगर कोई वाक्य के शुरू में है तो 90% श्योर हो जाइए कि वो सब्जेक्ट है। तो मेनी, ठीक है, मेनी के साथ क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। तो एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको? ही और दे, इसको याद रखना। जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। ही के साथ क्या लगाओगे? वॉज लगाओगे, इसके साथ क्या लगाओगे? वर लगाओगे, है कि नहीं? तो मेनी वॉज इनवाइटेड, आपको यहां पे लगाना क्या है? प्लूरल लगाना है, तो मेनी वर इनवाइटेड, ये सही होगा ना? क्लियर है? अ फ्यू हैज अराइव्ड, अ फ्यू हैव अराइव्ड। अ फ्यू, ये देखो नियम में है अ फ्यू, इसी को नोट्स बनाना है, यही तो रूल है ना? इसके साथ क्या लगाना है? वर्ब प्लूरल लगाना है। इसके साथ क्या लगाना है? वर्ब प्लूरल लगाना है। तो अ फ्यू, अब देखो ही के साथ क्या लगाते हैं? हैज, और दे के साथ क्या लगाते हैं? हैव। दे के साथ क्या लगाते हैं? हैव। नीचे लिख देता हूं, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल ही तो लगाना है। तो अ फ्यू हैव अराइव्ड, ये सही होगा। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है कि कोई डाउट है? क्लियर ना? तो अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट मेनी, बोथ, अ फ्यू, फ्यू हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल होगा। और याद रखने का तरीका क्या है? जो सिंगल के साथ लग जाए सिंगुलर, जो प्लूरल के साथ लग जाए वो प्लूरल, यानी कि ही और दे को आपको इसको फिक्स करके रखना है। दो प्रोनाउन, नेक्स्ट रूल देखो, एंड से अगर जुड़े हो तो वर्ब जो है वो प्लूरल होता है। दो प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात हो रही है, नाउन की नहीं। दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हो तो वर्ब जो है वो क्या होगा? प्लूरल होगा। ये देखो जैसे कि आई एंड शी, आई एंड शी इज गिल्टी, आई एंड शी आर गिल्टी। क्या सही होगा भैया? है ना? तो दो प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है, आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब क्या है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन का लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रोनाउन होता है, सारा लिस्ट मैं आपको बता दूंगा कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आई एंड सी अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब जो है हमारा वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो अगेन से वही मेरा जो फॉर्मूला है, ही और दे, है ना? ही के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ इज, दे के साथ आर, ठीक है। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, हम लोग को क्या चाहिए? प्लूरल चाहिए, तो आर लगाएंगे। क्लियर या कोई डाउट? ठीक है, चलिए सीखते हैं दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब सहमति, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं समझौता। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अपना एक समझौता हुआ, उस समझौता के हम लोग को सीखना है कि क्या इनके बीच में सहमति हुई है, कैसे ये लोग काम करते हैं, है ना। कैसे सब्जेक्ट अपना नियम अप्लाई करता है, वर्ब उसके अनुसार चलता है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट चलता है, ये दोनों को हम लोग को समझना है, ठीक है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, आपको हमेशा एक चीज याद रखना होगा, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसका, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है।
सिंगुलर यानी कि एक, प्लूरल यानी कि एक से अधिक, वन प्लस। ठीक है, इसको आपको समझना है। ठीक है, जब हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो यहां पे दो चीज उभर के आता है। क्या आता है? सबसे पहला चीज जो उभर के आता है दैट इज नाउन एंड सेकेंड इज वर्ब। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? अगर हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उभर के आता है दैट इज नाउन एंड वर्ब। ठीक है, नाउन बहुत आसान है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सिंगुलर की हम लोग बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कोई भी नाउन का। इस दुनिया में नाउन कौन है? जो भी आपको आंखों से दिखाई देती है सब के सब नाउन है। जो भी आप देख पा रहे हो ना वो सब के सब नाउन है। ठीक है, जो भी देख रहे हो, देखो अपने मोबाइल पे आप देख रहे हो, मोबाइल नाउन है। कलम, कॉपी, किताब, चेयर, टेबल, सब नाउन है। ठीक है, ये एक बेसिक सा इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है। ठीक है, बुक, इसको प्लूरल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बहुवचन में एक से अधिक इसको बनाते हैं। तो एक से अधिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एस जोड़ देते हैं, बुक्स, ये करते हैं ना। तो एक किताब, बहुत सारी किताब, एक किताब, बहुत सारी किताब, एक वचन, बहुवचन बन गया। बचपन से पढ़ते हैं, कोई भी चेयर है तो चेयर्स, टेबल है तो टेबल्स, है ना, ऐसे करते हैं हम लोग, बना देते हैं। कोई नाउन हो तो इसको बहुत बनाना आसान होता है। बट वर्ब की जहां तक बात करें तो ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि क्या प्लूरल होगा और क्या सिंगुलर होगा। जैसे कि इसमें वर्ब में थोड़ा उल्टा चलता है। ठीक है, वर्ब में क्या होता है? उल्टा चलता है। जैसे कि खेलना, PLAY, ये क्या है? प्लूरल है, इसमें एस नहीं लगा है। इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगुलर। उल्टा चलता है इसमें। इसमें क्या होता है? उल्टा चलता है। किसमें? जितने भी मेन वर्ब हैं, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, उन सब में, जितने भी मेन वर्ब हैं उन सब में चलता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छे से नोट्स बनाना है इसकी। ठीक है, आ रहा है बस समझ में? क्लियर है? ये उल्टा होता है इसमें, देखो इसमें एस नहीं लगा है तो प्लूरल है, एस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगा, एस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ पे अब आ गए मेन वर्ब। तो फिर अब पूछेंगे सर मेन वर्ब का तो बात ठीक है, वर्ब जो है वो मुख्य रूप से दो तरीके का होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। थोड़ा सा मैं एक पेज और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो वर्ब को भी थोड़ा समझ लो। वर्ब का दो पार्ट होता है, एक होता है मेन, एक होता है हेल्पिंग। इसी को ऑक्सिलरी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, एक होता है मेन, एक होता है हेल्पिंग। अभी देखो तुम अब सोच रहे होगे ना कि यार कितना सारा सीरीज आप लेयर्स खोल रहे हैं सर, धीरे 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 धीरे। ये सीरीज और लेयर्स तब तक ही आपको लग रहा है बहुत अजीब, बहुत बड़ा, बहुत ये, जब तक आप नहीं जानते हैं। एक बार जान जाएंगे ना फिर सब कुछ धीरे धीरे पिक्चर सारा मन में सेट हो जाएगा। और एक बार पिक्चर को ही मन में सेट करना होता है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं तो हम लोग को सब याद हो जाता है ना कि अच्छा ये इसका पिताजी है, ये इसका दोस्त है, पूरा ट्री समझ में आता है, फैमिली ट्री जिसको होता है बोलते हैं हम लोग। तो इसी तरीके से ग्रामर का भी अपना एक फैमिली ट्री है। इसको अगर आप एक बार समझ लेंगे, थोड़ा सा मेमोराइज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सब पूरा पिक्चर समझ में आएगा, कौन किससे जुड़ा हुआ है, ये अच्छा ये है, ये है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। बस मूवी की तरह मैं आपको समझाने वाला हूँ, मूवी की तरह ही आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, आपको एकदम टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वर्ब जितना समझा रहा हूं बस उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करते चलो, धीरे धीरे अपना शरीर में, दिमाग में डालते चलो। वर्ब है मेन और हेल्पिंग। ठीक है, बहुत आसान है। मेन क्या होता है, देखो इसको पहचानने सबसे, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिख जाए, जिस हिंदी शब्द के लास्ट में आपको ना दिख जाए, जैसे खाना, पीना, खाना, पीना, सोना, रोना, खाना, उछलना, कूदना, धोना, पोछना, टहलना, सोचना, जो भी जिसके लास्ट में ना आ जाए एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे कटरीना और करीना का नाम मत लेना, ठीक है ना सर? करीना और कटरीना भी होगा क्या? नहीं, वो एक्शन नहीं है ना, वो स्थिर एक जीव है। स्थिर मतलब स्थिर नहीं है, एक जीव है, वो नाउन हो जाएगा क्योंकि उसको आप देख पा रहे हो। खाना दिखता है क्या? खाना, पीना दिखता है क्या? सोना दिखता है क्या? आप किसी सोते हुए इंसान को देख सकते हो बट सोना कहीं नहीं दिखता।
क्योंकि वो एक्शन है, वो क्रिया है, करने की चीज है। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग थेथरोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाएंगे, है ना, हम लोग पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। पटना, नाना, ये सब नहीं है, ये सब क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ठीक है। तो खाना, पीना, सोना, हंसना, जाना, गाना, बोलना, रोना, उछलना, कूदना, जिसके भी लास्ट में देखिए ना, वो हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक। अब हेल्पिंग वर्ब जो है, इसका नाम में ही छुपा हेल्पिंग, ये हेल्प ही करेगा, इसका खुद का अपना कुछ भी नहीं है, खुद का अपना जिसको हम लोग कहते हैं ना औकात, वो नहीं है, ठीक है। खुद का इसका कुछ भी नहीं है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है, इसी का, इसी का ये वाक्य में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। इसका ऐसे तो मूल रूप से बहुत ज्यादा शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बट चूंकि वाक्य में यूज करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिकल तौर पे बन जाता है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ठीक, बहुत सारा है। कैन, कोड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, ठीक। कैन, कुड, मे, माइट, कुड, वुड, वुड, शुड, ठीक। ये देखो इतना सारा है, और भी है, बट ऑलमोस्ट जितना प्रैक्टिकल तौर पे जो यूज होता है वो सारे मैंने लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो इज अकेला कोई वाक्य नहीं बना सकता, इज जो है वो अकेला कोई नहीं बना सकता। जैसे ही इज लगा हुआ है तो ही इज गोइंग, इज के साथ गो एक लगा, तब ये वाक्य को पूरा कर पा रहा है, ठीक है। वह जा रहा है, आ रही बात समझ में? तो इज जो है, इसीलिए ये लोग हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, क्योंकि इसको एक वर्ब का जरूरत होता है पूरा वाक्य बनाने के लिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? मतलब कुछ ना कुछ इसको चाहिए। ही, जैसे कि ही इज, वह है, क्या है, ठीक है। तो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। एक डॉक्टर लगाए तभी ना ये वाक्य पूरा हो पाया, नहीं तो पूरा ही नहीं होता। आ रहा है बात समझ में? तो इसको कुछ ना कुछ चाहिए वाक्य बनाने के लिए, इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। जैसे मान लो आई है, मैं, इसके साथ गो लगा दिए, आई गो, मैं जाता हूं, बन गया वाक्य। तो चूंकि ये मेन वर्ब है, ये अकेला काम कर सकता है ना। आ रहा बात समझ में? तो मेन वर्ब समझ में आ गया, हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो अभी आ जाओ वापस से अपने इस कॉन्सेप्ट पे फिर से, ठीक है। तो अब है कि मेन वर्ब तो हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा सिंगुलर है कौन प्लूरल है ना। जिसमें एस नहीं लगा है वो है सिंगुलर, और जिसमें एस नहीं लगा है वो है प्लूरल, जिसमें लगा दोगे वो हो जाएगा सिंगुलर, ठीक। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वेयर का क्या, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनको कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें तो हमेशा एस और ऐसा तो कोई ये नहीं है। इसको पहचानने का क्या तरीका, एक ट्रिक है, दैट इज जो मैंने खुद इजाद किया है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो इसके लिए आप क्या करो, इसके लिए मैं एक पॉइंट बताता हूं, ही और दे, इसको सेट करो। जो ही के साथ लग जाए, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, और दे क्या है, प्लूरल है। दे मतलब वे लोग, लोग है इसमें बहुत सारा है। तो जो ही के साथ लग जाए, जैसे ही के साथ इज लगता है तो सिंगुलर हो गया इज, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर प्लूरल हो गया। आई बात समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप सिंगुलर वर्ब समझ में आ गया आपको, प्लूरल वर्ब समझ में आ गया, पक्का? बड़े आगे। अब आ जाओ हम लोग अपने नियम में, ये है मेन हमारा चीज, ठीक है। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले ईच या एवरी लगा हो तो वर्ब जो है वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। नियम को ध्यान से समझिए, समझेंगे तभी समझ में आएगा और तभी आगे आप क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले रूल को समझना है। दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब नाउन समझ में आता है, सिंगुलर भी समझ में आता है ना।
अगर वो एंड से जुड़ गया है और उसके पहले इच या एवरी लगा है तो वर्ब जो है वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इनवाइटेड सही होगा, या ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड सही होगा। हालांकि अभी गलत सही किया हुआ है बट उसको आप मत देखिए, ठीक है ना, इसको अभी आप मत देखिए, अभी पहले नियम समझिए। ठीक है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर इनवाइटेड और ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड। ठीक है, बोला जा रहा है नियम ये कि दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन ये है बॉय लड़का और लड़की, सिंगुलर है, सिंगुलर है, एक है ना, बॉयज तो नहीं लगा है तो सिंगुलर है, हो गया। ठीक है, अगर ये लोग दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, अगर ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और इनके पहले ईच लगा हो, और इनके पहले क्या लगा हो, ईच लगा हो, ईच लगा हो, या किसी और केसेस में एवरी भी आपको दिखेगा, देखने को मिलेगा, मतलब ईच भी हो सकता है एवरी भी हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक लगा हो तो वर्ब जो है आपको सिंगुलर लगाना है, वर्ब जो है वो आपको सिंगुलर लगाना है। ठीक, अब है इज या आर, ये दोनों में से सिंगुलर कौन है, तो ही के साथ जो लग जाए वो सिंगुलर, दे के साथ जो लग जाए वो प्लूरल, है ना, क्लियर है। जो ही के साथ लग जाए ये वन प्लस, यानी कि ये सिंगुलर ये प्लूरल। ठीक, यानी कि इज हमारा सिंगुलर है, आर हमारा प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर लगाना है, तो इज जो है वो हमारा सिंगुलर हुआ ना, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड हमारा क्या होगा, सही होगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल जो है वो हमारा सही होगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। अभी यहां पे देखो एक और चीज लिखा हुआ है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, मतलब ये आपको ऐसे भी मिल सकता है किसी वाक्य में, ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। कहने का मतलब ये है, देखो ये जो ईच देख रहे हो ना, ये ईच हो सकता है यहां पे ना लिखा रहे, ये ईच जो है यहां पे ना लिखा रहे, ये सीधा ईच यहीं पे लिखा हुआ है, ये ईच अगर इसके लिए लिखा हुआ है ना तो ये ईच दोनों पे लागू हो रहा है। जैसे हम लोग मैथ्स में बनाते हैं, जैसे कि मान लो 2a प्लस 2b ऐसे लिखते हैं हम लोग मैथ्स में। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे 2a प्लस b, तो ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, ये 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, होता है ना। ये सेम चीज यहां पे आपका लागू होता है। ईच जो है जब ऐसे बॉय एंड गर्ल लिखा हुआ है तो ये ईच जो है वो इस पे भी जा रहा है, क्योंकि एंड से वो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, अब बोलेंगे सर यहाँ पे ब्रैकेट तो नहीं लगा, मैथ की तरह इसमें ब्रैकेट नहीं लगा होता है, बट ये जो एंड है जो इसको जोड़ रहा है वो ईच जो है वो दोनों को सप्लाई कर रहा है, इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है, तो मतलब दोनों का सेम मतलब है। ये भी सही होता है, ये भी सही होता है ना, आप दोनों में जो भी लिखो उसी तरीके से ईच बॉय एंड ईच गर्ल जब लिखा हुआ तो ये ईच दोनों के लिए है। ठीक है, तो वही चीज बताया जा रहा है यहाँ पे कि और ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड। तो मेन थिंग इज कि दो सिंगुलर नाउन को तुम अगर एंड से जोड़ देते हो और उसके पहले ईच या एवरी लगा देते हो तो वर्ब जो है आपको सिंगुलर लेना है, वर्ब जो है आपको सिंगुलर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जा रहा हूं, आप आराम से इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, फॉर द टाइम बिंग आप ले लीजिए, ठीक है, अभी के लिए, ताकि आप नोट्स बना सकें, बट स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको जमा मत कीजिए, आपके मोबाइल पे एक दिन जमा होकर के डिलीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, इसको हम लोग काट देते हैं फिलहाल, सही गलत को, नेक्स्ट टाइम से ना सही गलत हटवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो ये देखो, ईच ऑफ, नियम देखना, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरीवन ऑफ, वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो है वो हमारा प्लूरल होता है, नाउन या प्रोनाउन जो है हमारा प्लूरल होता है, किंतु वर्ब सिंगुलर होगा, किंतु वर्ब जो है वो हमारा सिंगुलर होगा। अगेन से मैं ही और दे बगल में लिख के रख ले रहा हूं ताकि हम लोग चेक कर सकें। ठीक है, ही और दे लिख ले रहा, ही क्या है, सिंगुलर है एक, और दे क्या है, प्लूरल है एक से अधिक।
ठीक, आ जाओ एग्जाम्पल में, पहले रूल को समझ लो फिर आ जाओ एग्जाम्पल में हम लोग आएंगे। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन उनके साथ जो वर्ब जाएगा वो सिंगुलर जाएगा। ठीक है, अभी देखो, ईच ऑफ द फ्रूट्स आर राइप, ईच ऑफ द फ्रूट्स आर राइप एंड ईच ऑफ द फ्रूट्स इज राइप, क्या सही होगा, है ना? ईच ऑफ द फ्रूट्स, अब देखो नियम पे आ जाओ कि ईच ऑफ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑफ, ठीक, इसके बाद जो कह रहा है, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है भैया, प्लूरल तो है फ्रूट्स, इनके बाद जो नाउन है, फ्रूट्स को हम लोग देख पाते हैं तो नाउन हो गया, है ना? तो ये क्या हो गया हमारा, ये देखो एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है, ठीक है, ठीक, किंतु वर्ब सिंगुलर होगा, जो वर्ब लग रहा है भाई साहब वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब ये आर है और इज है, ही के साथ क्या लगता है इज, दे के साथ क्या लगता है आर, ये सिंगुलर ये प्लूरल, वर्ब बोल रहा है सिंगुलर, ये आर लगा हुआ है मतलब कि ये गलत है, ये आर लगा हुआ है मतलब कि ये गलत है। ठीक, तो ईच ऑफ द फ्रूट्स इज राइप, आ रहा है बस समझ में, क्लियर है? एक और एग्जांपल देख ले, वन ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड वेल या वन ऑफ देम हैज परफॉर्म्ड वेल। ठीक, अभी देखो सबसे पहले वापस से हम लोग आ जाओ इसी में, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, क्योंकि इसका काम हो गया। अभी हैव हैज के बारे में मेरे को सोचना है, किसके बारे में सोचना है, हैव या हैज के बारे में सोचना है। हैव, ही के साथ हैव लगाएंगे, नहीं, ही के साथ हैज लगाएंगे, ही के साथ हैज लगाएंगे और दे के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, तो दे के साथ जब हम लोग हैव लगा रहे हैं तो ये प्लूरल हो गया, और ही के साथ हैज लगा रहे हैं सिंगुलर हो गया। ठीक, अभी आ जाओ, वन ऑफ देम, ये क्या बोल रहा है, वन ऑफ देम, वन ऑफ, वन ऑफ, है ना, तो वन ऑफ को मैंने अंडरलाइन कर लिया, वन ऑफ, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, देम प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर, वर्ब जो है वो क्या होगा, सिंगुलर। अब सिंगुलर है ये देखो, जो ही के साथ लगता है वो सिंगुलर ना, ही के साथ हैज, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो वन ऑफ देम हैज परफॉर्म्ड वेल, क्लियर है? आया समझ में नियम, कोई डाउट? नियम को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है, इतने आसान शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश मिला करके ऐसा नियम आपको ना के बराबर किताबों में मिलेगा, ना के बराबर क्लासों में मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप लिखिए अच्छे से, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, 1 बार 2 बार पढ़िए, 100% समझ में आएगा। अगर कंफ्यूजन हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, और उसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है, इसको रेफर करना है आपको, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा तो ही हो पाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल में आने से पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये गलत सही को। ठीक, अभी देखो, यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पूरा एक ही है, नीदर नॉर, ईदर और से जुड़े हो तो वर्ब जो है अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। वर्ब किसके अनुसार चलेगा, नजदीक वाले के अनुसार चलेगा। ठीक है, चलो अब ये कहेंगे सर ये नजदीक वाला क्या, समझाइए थोड़ा, है ना। चलो आ जाते हैं, पहले एग्जांपल देखो फिर समझ में आएगा। नीदर यू नॉर ही आर विलिंग टू विजिट माई होम, नीदर यू नॉर ही आर विलिंग टू विजिट माई होम। ठीक है, नीदर यू नॉर ही इज विलिंग टू विजिट माई होम, ये लिखा हुआ। सबसे पहले हम लोग इसको मतलब समझते हैं, ये नीदर नॉर होता क्या है। नीदर नॉर का मतलब होता है न तो, न तो तुम ना ही वह, न तो तुम ना ही वह, विलिंग मतलब इच्छा जाहिर कर रहा है मेरे घर आने का, मतलब ना तो तुम आ रहे हो और ना ही वही आ रहा है मेरे घर।
वाक्य ये कह रहा है हिंदी में, ठीक है। इधर और का मतलब होता है या तो तुम या, नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है न सिर्फ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, न सिर्फ लेकिन, ऐसे वाले सेंस में, ना सिर्फ ये बल्कि ये, उसके सेंस में। तो उसका एग्जाम्पल लेंगे फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं नीदर और, जो वाक्य हमारा एग्जाम्पल है। ये देखो धीरे 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 समझ में आएगा। सबसे पहले अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखना है, पहले रूल को समझना है, फिर धीरे धीरे एग्जाम्पल पे जाएंगे। पहले जो बेसिक चीज है ना उसको हम लोग समझेंगे। अभी आप लोग हैं स्टेज 1 में, अभी हम लोग हैं, ये आप लोग हैं स्टेज 1 में, स्टेज 1 का क्लास है ये। स्टेज 2 में जब हम लोग जाएंगे तो बहुत सारा प्रैक्टिस का सेशन उठाएंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस के पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहा है ना। बट वही है कि आपको सब कुछ एक साथ नहीं समझ सकते, सब कुछ एक साथ समझेंगे तो जो छोटा जो चीज है ना वो बहुत बड़ा नजर आएगा, है ना। तो एग्जाम के पास हम लोग को जब पहुंचना है, एग्जाम क्रैक करना है, नंबर अच्छे अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो स्टेप वाइज हम लोग बढ़ेंगे आगे और ये सब कुछ पॉसिबल होगा। विश्वास रखना है, धीरे धीरे स्टेप चढ़ना है, हो जाएगा, है ना। बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, 8-10 चैप्टर है यार, कुछ नहीं है। अभी हम लोग पहले चैप्टर पे हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सारा चैप्टर मैं आपको करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, रेगुलर जुड़े रहना है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। भरोसा रखना है, विश्वास रखना है, मन से तैयारी करना है, ठीक है। और बैलेंस करके चलना है। बैलेंस का मतलब थोड़ा मैथ पढ़ो, थोड़ा इंग्लिश पढ़ो, थोड़ा रीजनिंग पढ़ो, थोड़ा जीएस पढ़ो, जो अच्छा लग रहा है सिर्फ उसी में पागल मत हो जाओ। तो अच्छा ये अच्छा लग रहा है, अच्छा क्यों लगता है पता है, वो तुमको आसान लगता है, तुमको लग रहा है कि हाँ ये ठीक है, ये मेरे को समझ में आ रहा है, तो आसान लगने लगता है। अंग्रेजी भी वैसा ही है, जो चीज समझ में आने लगेगा ना फिर आसान लगने लगेगा। बट हाँ अंग्रेजी ये नहीं कि अंग्रेजी समझ में आ रहा तो अंग्रेजी को ही 5 घंटा पढ़ रहा है, नहीं। बैलेंस करके चलना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑलवेज अबाउट बैलेंसिंग द थिंग्स। जितना बैलेंस करोगे तभी एग्जाम में अप्रोप्रिएट अच्छा नंबर लेके आ पाओगे, ठीक है। तो बैलेंस करके चलना है, पैरेलल स्टडी करना है। चलो आ जाते हैं हम लोग। नीदर यू नॉर ही आर विलिंग टू विजिट माई होम। देखो यहां पे समझो चीज क्या है, नीदर यू नॉर ही, ठीक है, नीदर यू नॉर ही आर विलिंग टू विजिट माई होम, ठीक है। अभी यहां पे हम लोग फोकस करते हैं यदि दो सब्जेक्ट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, दो सब्जेक्ट है हमारा, कौन कौन, एक यू है और एक ये ही है ना। आई यू वी दे ही सी, ये सब हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो वाक्य में जो काम करने वाला है ना यू। ये दोनों सब्जेक्ट है, ये किससे जुड़ा हुआ है, नीदर से और नॉर से जुड़ा हुआ है ना। तो वर्ब जो है अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये जो वर्ब है ना हमारा, ये जो वर्ब चलेगा यहाँ पे, अब जो भी आएगा, ये खाली जगह मान लो, ये जो वर्ब यहाँ पे आएगा वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, दूर वाले को फॉलो नहीं करेगा। ये दूर में चला गया, ये क्या हो गया, ये दूर वाले भाई साहब हैं, ये नजदीक वाले भाई साहब को फॉलो करेंगे। तो ही है ना नजदीक में, तो ही के साथ क्या लगता है, इज या आर, इज लगेगा। आई बात समझ में। तो नीदर यू नॉर ही इज विलिंग टू विजिट माई होम। बहुत आसान है कि नहीं, बढ़े आगे। तो इसमें याद क्या रखना, ये जो पेयर है ये पेयर आपको याद रखना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर, इधर और। ये जब आपको मिल जाएगा, दो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा इनसे जुड़ा हुआ, तो वर्ब जो है अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, दूर वाले को नहीं करेगा। तो नजदीक और दूर समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यदि सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से जुड़े हो तो वर्ब जो है, तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट नहीं है वर्ब उसी के अनुसार होगा। नॉट के साथ जो सब्जेक्ट नहीं है वर्ब उसी के अनुसार चलेगा, ठीक है। अच्छा पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये गलत सही, ठीक है। अभी आ जाओ रूल पे आ जाओ। यदि सब्जेक्ट नॉट बट, सब्जेक्ट किससे जुड़ा हो, या तो नॉट बट हो, या तो नॉट बट हो, नॉट बट या नॉट से जुड़ा हो, तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट नहीं है वर्ब उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। आ जाओ, नियम अभी थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजन होगा, एग्जांपल देखो तो समझ में आएगा। नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स इज कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। नॉट ही, वह नहीं, बट हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स वो कल्प्रिट हैं, है ना, वो दोषी हैं। ये बोलने का वाक्य का कहने का मतलब है। अब देखो यदि सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से जुड़ा हुआ है, ये देखो नॉट बट इससे जुड़ा हुआ है, पहला वाला
नॉट बट से जुड़ा हुआ है। तो नॉट के साथ जो सब्जेक्ट नहीं है, नॉट के साथ सब्जेक्ट कौन है? ये दो सब्जेक्ट है अपना, एक है ही और एक है हिज फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है। ठीक, तो जो नॉट के साथ नहीं है, जो नॉट के साथ नहीं है, वर्ब जो है उसको फॉलो करेगा, वर्ब उसके हिसाब से चलेगा। तो नॉट के साथ कौन है? ही है ना, ये देखो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कौन है? ही है। तो इसके हिसाब से नहीं चलेगा, इसके हिसाब से चलेगा। हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड के साथ क्या लगाओगे? हिज फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? ही। फिर से आ जाओ ही और दे में, दे प्लूरल है, दे के साथ क्या लगाओगे? आर। ही के साथ क्या लगाओगे? इज। तो दे के साथ प्लूरल, तो आर प्लूरल हो गया ना, तो इस तो नहीं लगेगा, आर लगेगा। तो नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स आर कल्प्रिट। आया समझ में या फिर से समझाऊं? कह रहा है कि नॉट, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो नॉट बट या नॉट से जुड़ा हो, ये नॉट बट से जुड़ा हुआ है, नॉट से नहीं जुड़ा हुआ है ना, ये वाला केस हम पे लागू हो रहा है, बस दोनों में से कोई भी हो। तो जो सब्जेक्ट जो है नॉट के साथ नहीं है, नॉट के साथ नहीं है, ये ही तो नॉट के साथ है ना, तो इसका काम नहीं, इसके अनुसार से वर्ब नहीं चलेगा, इसके हिसाब से चलेगा जो नॉट के साथ नहीं है ना, जो नॉट के साथ नहीं है। नॉट के साथ ये जुड़ा हुआ कहां है? डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ तो ये भाई साहब है, इसके हिसाब से चलेगा। तो फ्रेंड्स का ये प्लूरल हो गया, फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे ना, लगा दिया। क्लियर है? अभी नेक्स्ट देखो, सी। अभी ये नॉट बट था, अब नॉट है। एक एग्जांपल देखो, सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स आर कल्प्रिट। सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज कल्प्रिट, क्या होगा? ठीक है, अभी समझो। सब्जेक्ट ढूंढो, कर रहा है कि यदि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा एक ये है, इस वाक्य में ये है, ठीक है। यदि सब्जेक्ट नॉट बट या नॉट से जुड़ा हुआ हो, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो जो सब्जेक्ट नॉट के साथ नहीं है, जो नॉट के साथ नहीं है, सब्जेक्ट उसके हिसाब से काम करेगा, सॉरी वर्ब उसके हिसाब से काम करेगा। तो अभी देखो नॉट के साथ कौन जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट संपर्क में कौन है? ये भाई साहब है, ये तो नहीं है, तो इनके हिसाब से चलेगा। इनके साथ क्या लगेगा? वर्ब आर लगेगा कि इज लगेगा? सी के साथ, सी के साथ इज लगेगा ना, तो इज लगाया ना, ये देखो, सी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज कल्प्रिट। आई बात समझ में? हाँ कि ना? चलो कॉपी करो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़े आगे। नियम नहीं समझ में आएगा, घबराने का नहीं है, आराम से बैठ के पहले लिखो, लिखने के बाद, चूंकि यहां नहीं समझ पाओगे ना, दुनिया में कहीं नहीं सीख पाओगे, इस बात की गारंटी मैं लिख के देता हूं, ठीक है। क्योंकि इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं सिखाएगा, मैं हाथ पकड़ पकड़ के आपको सिखाऊंगा, और उसी के लिए हमारा क्लास जाना जाता है, ठीक है। इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं समझ में आएगा, अगर यहां नहीं समझे तो कहीं नहीं सीखेंगे, तब छोड़ दीजिए एसएससी का तैयारी। सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा बिटर लग रहा है, बट समझना अगर है तो समझ, आपको अपने पे भरोसा रखना होगा, इस क्लास पे भरोसा रखना होगा, जो मैं सिखा रहा हूं उस पर भरोसा रखना होगा। लिखो कॉपी में, अगर नहीं समझ में आएगा लिखो, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो, 100% समझ में आएगा, ठीक है, घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, दो नाउन या प्रोनाउन, दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, ठीक है। नाउन समझ में आ रहा है, जो भी चीजें दुनिया में देखते हो सब नाउन है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के बदले में लगता है, ही, सी, आई, यू, वी, दे, ये सब प्रोनाउन है, ठीक है। तो दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज in addition to, besides, like, unlike, together, rather than, along with, together with और not आदि से जुड़े हों, तो वर्ब पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। वर्ब क्या करेगा? फॉलो किसको करेगा? पहले नाउन या प्रोनाउन को फॉलो करेगा। वाक्य में आ जाओ, शी, इसको हटा दो, ठीक है। शी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स आर कमिंग हियर, शी टुगेदर विथ हर फ्रेंड्स इज कमिंग हियर। क्या सही होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सुनने पे फोकस नहीं करना, मैं हमेशा से बताता हूं आपको, कि आप ये मत सोचिएगा सर सुन के अच्छा लग रहा है, अपने कान पे भरोसा मत करो, अपने बुद्धि पे भरोसा करो, ठीक है, अपने रूल पे भरोसा करो, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है टुगेदर विथ, दिख रहा है आपको, है ना, टुगेदर विथ दिख रहा है, देखो रूल में है टुगेदर विथ, ये देखो टुगेदर विथ। टुगेदर विथ से अगर आपका नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ है,
ये है हमारा नाउन, है ना, प्रोनाउन, और ये है हमारा सब्जेक्ट, मतलब दो सब्जेक्ट ढूंढ लिया। तो सब्जेक्ट क्या करेगा, सब्जेक्ट अगर आपका टुगेदर विथ एज वेल एज ये सबसे किसी से भी जुड़ा हुआ है ना, इस एग्जांपल में टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है, इनके साथ में से अगर किसी में से एक से जुड़ा हुआ है तो वर्ब जो है वो पहला नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से चलेगा। पहला नाउन या प्रोनाउन कौन है, शी। शी के साथ क्या लगना है, एज लगना है या आर लगना है, इज लगना है। सही, आई बात समझ में, तो बोलो हाँ। ठीक है, और यहां पे देखो ऐड करवा दिया, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, अकंपनीड बाय, लेड बाय, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, गवर्नड बाय, रादर देन। मतलब ये लिस्ट जो है, और क्योंकि लिस्ट यहाँ पे डलवाएंगे पूरा रूल इसी से भर जाता है, इसीलिए और अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पे डलवा दिया गया है, विथ, अलोंग विथ। तो पूरा लिख लेना कि दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, टुगेदर, रादर देन, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, नॉट, विथ, along with, together with, accompanied by, led by, headed by, guided by, governed by, rather than आदि से जुड़े हों तो वर्ब जो है पहला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार चलेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल देखिए, रूल 11, मोर देन वन के बाद, मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन तो आपको पता है, फिर से बता दूं एक बार। ठीक है, देखो जो भी नाउन हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा फिर से मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं, ठीक है, ताकि आपको भूलना नहीं। से बुक, तो इसका क्या हो जाता है, बुक्स हो जाता है, बट ये क्या है, नाउन में ठीक रहता है। जब आप नाउन की बात करते हैं, जब आप नाउन की बात करते हैं तभी तक तो ये ठीक है, नाउन यानी कि जब कोई भी जो भी चीजें आपको खुली आंखों से दिखाई देती है सब नाउन होता है ना, तो ये नाउन हो गया। तो नाउन में क्या होता है, जब एस लगा होता है तो प्लूरल हो जाता है, और जब एस नहीं लगा होता है तो सिंगुलर हो जाता है, यही चलता है। बट ये चीज वर्ब में काम नहीं होता, वर्ब में उल्टा हो जाता है, जैसे वर्ब में खेलना, ठीक है, PLAYS, इसमें जब एस लगा देंगे आप तब होगा ये सिंगुलर, और एस हटा देंगे तब होगा ये प्लूरल। ठीक है, तो वर्ब में यही चीज उल्टा चलता है, वर्ब में यही चीज उल्टा चलता है। और हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि एक जो हर क्लास में मैं आपको बताता हूं, इस बार फिर से बता दे रहा हूं, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल, याद रखना है ऐसे करके। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने नियम पे। तो मोर देन वन, जब किसी सेंटेंस में आपको मोर देन वन दिख जाए, जब किसी सेंटेंस में आपको क्या दिख जाए, मोर देन वन, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो भाई साहब सिंगुलर होंगे, और जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है, अभी मेरे को अभी कोई दो सेंटेंस दे रखा है मैंने, ताकि इसमें आपको पता चले कि एक सही है एक गलत है। ठीक है, तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड होगा। अब देखो स्टूडेंट जो है ये तो ठीक है, हैज पास्ड होगा कि हैव पास्ड होगा, सही कौन है गलत कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा हर सेशन में बता रहा हूं कि ही के साथ जो लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए, ही के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगेगा, तो ये सिंगुलर हो गया। और दे क्या है, वे लोग यानी प्लूरल, इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव क्या हो गया, प्लूरल हो गया। वर्ब कौन सा बोल रहा है, नियम क्या बोल रहा है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ये है ना सिंगुलर, हैज। तो मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड। आ रही है बात समझ में, घबराओ मत, स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा। ठीक है, ये देखो, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड, क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है कि मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन जब भी आपको किसी वाक्य में मोर देन वन मिले तो उसके बाद जो है, उसके बाद वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, बहुत इजी है इसको याद रखना, नाउन सिंगुलर वर्ब। तो अगर आपको स्पॉट द एरर आपको मिलेगा ना, तो इसमें भी एरर लिखा हो सकता है, इस भाग में भी एरर हो सकता है, और इस भाग में भी एरर हो सकता है। अगर आपको स्पॉट द एरर मिला तो, फिलर्स मिला, फिल इन द ब्लैंक्स, तो भी यहाँ पे हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है,
तो हर जगह आपको काम आ जाएगा, कॉमन एरर हो उसमें काम आ जाएगा, क्लॉज टेस्ट हो उसमें काम आ जाएगा, फिलर हो उसमें आ जाएगा। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तो पूरा का पूरा 4-5 पैटर्न जो है क्वेश्चन का, वो सब में काम आता है। इसलिए नियम को बहुत अच्छे से सीखना है, खास करके सब्जेक्ट व आर्गुमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक का क्वेश्चन आपको मिला जुला के इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको मान के चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि सब्जेक्ट एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, समवन, एवरीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग हो, तो वर्ब जो है हमारा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको याद कैसे रखोगे, जितना भी बड़ी वाला चीज है, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, जितना भी वन वाला है, समवन, एवरीवन, जितना भी थिंग वाला है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये आपको अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में मिल जाता है, वो अब क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब आप पूछोगे सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा तो कैसे पता चलेगा सर? बताया ना अभी शुरू में ही तो बताया, सब्जेक्ट जो है मूलतः वाक्य के पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले जहां से वाक्य शुरू होगा ना, वहीं पे आपको सब्जेक्ट मिलेगा, है ना। वाक्य के शुरू में ही मिलता है, वाक्य के शुरू में ही मिलता है। तो एवरीबडी नो दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एवरीबडी नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कौन सही कौन गलत बता दो फटाफट, है ना। क्या बोल रहा है, अगर आपको एवरीबडी वगैरह मिल जाए किसी वाक्य के शुरुआत में, एज अ सब्जेक्ट मिल जाए, तो वर्ब जो है आप सिंगुलर यूज करोगे। ठीक, अब नो और नोज में सिंगुलर कौन है बताओ, बता पाओगे? फटाफट बताओ। वही कॉन्सेप्ट, ही और दे को अपना पकड़ के चलना है। जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल, है ना। तो ही के साथ क्या लगेगा, KNOWS, नोज, और दे के साथ क्या लगेगा, KNOW, है ना। तो नोज जो है वो सिंगुलर हो गया, यानी कि ये वाला भाई साहब। ठीक है, क्लियर है? चलो ये देखो, एवरीबडी नोज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर क्या? आ रही है बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस, नियम को अच्छे से समझना है ना, घबराना नहीं है, सभी नियम को आराम आराम से समझाऊंगा, प्यार से समझाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित राशि, अमाउंट, पैसा, राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई का बोध हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन अगर आपको एक निश्चित राशि, दूरी या वजन, ऊंचाई का बोध कराए, तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, बहुवचन, है ना, ये दोनों मिल करके अगर आपको एक सिंगल होने का बोध कराए, तो वर्ब आपको सिंगुलर लगाना है। ठीक है, अभी देखो पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो तब समझ में आएगा। 10,000 रुपीज आर अ हैंडसम अमाउंट, 10,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है ना कि 10,000 रुपीज जो है, ये सैलरी के रूप में कहीं पे बताया जा रहा है। 10,000 छोटा मोटा पैसा नहीं होता है भाई, एक हैंडसम अमाउंट होता है ना। 10,000 को छोटा मोटा मत समझो। तो नॉर्मल जब हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं, तो एक किसी एक चीज की बात कर रहे हैं, यूनाइटली बात कर रहे हैं, मतलब कि एक होने का बोध करा रहे हैं, है ना। तो ऐसे केस में वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर। तो 10,000 रुपीज इज अ हैंडसम अमाउंट, ये हो जाएगा सही। अब आप पूछोगे सर कैसे सही हो गया, है ना, वर्ब कैसे आप पहचान गए सिंगुलर लगेगा? तो वही अपना, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, तो इज हो गया ना सिंगुलर भाई साहब, है ना। बट ये एक से जब ज्यादा का बोध कराए, नॉर्मल, है ना, अरे 10,000 रुपीज दो, गिव मी माई 10,000 रुपीज, है ना, इस तरह का सेंस हो, मतलब जहां पे आप किसी से 10,000 रुपया मांग रहे हैं, 10,000 रुपया आपका बकाया है ना, इस तरह का कोई सेंस हो, ठीक है, तब जो है नॉर्मल अपना जो कि 10,000 रुपीज है,
तो रुपीज के साथ प्लूरल जाएगा तो प्लूरल लगा देंगे। तो नॉर्मली होता ही है ना कि हम लोग एस देखते हैं, रुपीज लगा दो प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे केस है, टर्म है, समझना होगा कि अगर ये एक होने का बोध कराएं, सिंगल होने का बोध कराएं तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और अगर ये हम लोग को एक होने का, एक से ज्यादा होने का बोध कराएं तो जो है हमारा जो वर्ब है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। क्लियर है? जैसे 10,000, ये देखो एक से ज्यादा होने का बोध कराने का एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, 10,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो 10,000 रुपीज हैज बीन स्पेंड और 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंड, क्या सही होगा? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। ही के साथ क्या लगता है, हैज, और दे के साथ क्या लगता है, हैव, है ना? तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, है ना? तो 10,000 यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए खर्चा कर दिए, तो 10,000 रुपीज के साथ आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, हैव लगाइएगा। क्या कीजिएगा आप यहाँ पे, हैव लगाइएगा। क्यों? चूंकि ये एक होने का बोध नहीं करा रहा, तो वाक्य को समझना भी है, वाक्य को समझना भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसको, ये अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, ऐसे ही जुड़े रहना अंग्रेजी से, समझ, पढ़ते 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 अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, सबसे जो पहला फोकस करना है ना, हमेशा याद रखिएगा, एक टॉपिक याद रखिए, टेंसेस। छोटा मत समझिए, बचपन से आपको लगता होगा ना, अरे टेंस तो आता है भाई, लेकिन सही में आपको बताऊं, आपको टेंस नहीं आता है। अगर आता होता ना तो आपको ये सब कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो आने वाले क्लासेस में टेंस का भी क्लास आएगा, अंडरस्टैंडिंग क्लास भी आएगा, और जो टॉपिक वाला क्लास है, एसएससी वाला जो क्लास है वो भी आएगा। हर एक अंग्रेजी का जो टॉपिक है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है रूल। एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है रूल। तो जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी एस्पिरेंट हैं, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, किसी के भी, ठीक है, जो भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उसका दो हिस्सा होता है हर एक टॉपिक का, एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है रूल। जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये उतना बड़ा टॉपिक नहीं था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कॉन्सेप्चुअल ज्यादा नहीं होता है, तो इसका सीधा सीधा हम लोग रूल ही पढ़ते हैं। बट जैसे बात अगर टेंसेस की आती है, तो आपको पहले टेंस समझना होगा, फिर टेंसेस के रूल पे आएंगे। नाउन की अगर बात करें तो नाउन को पहले आपको समझना होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी टाइप के नाउन है सभी को पहले समझना है, पहचानना सीखना है। परिभाषा नहीं जानना आपको, आपसे कोई परिभाषा थोड़ी ना पूछेगा कि बताओ इसमें परिभाषा क्या है ना? आपको डेफिनेशन में नहीं जाना, आपको नियम समझना है, उसका प्रोसेस समझना है, उसका टेक्निक समझना है, उसको पहचानना समझना है, तभी आप सही मायने में एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाएंगे। आ रही है बात समझ में? तो 10,000 रुपीज, यहाँ पे रुपीज देख करके सीधा सीधा डिसीजन नहीं लेना है, पढ़ के डिसीजन लेना है कि एक होने का बोध करा रहा है कि एक से ज्यादा होने का बोध करा रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, हु विच दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो तो वर्ब पिछले वाले, जिसको एंटीसीडेंट बोलते हैं, के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। ठीक है, रूल तो कुछ नहीं समझ में आया, सीधे सीधे ऊपर से निकल गया, समझा रहा हूं, ध्यान से देना, ध्यान देना और पेशेंस रखना। ठीक है, हु विच दैट याद हो गया, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये जो हु विच दैट है ना, ये प्रोनाउन भी होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है। ये वाले जो तीन आइटम है ना, ये लोग प्रोनाउन के घर में भी रहते हैं और एडजेक्टिव के घर में भी रहते हैं। मतलब ये एडजेक्टिव का भी परिवार है और प्रोनाउन का भी परिवार है, आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये बोलना ये चाह रहा है कि अगर ये प्रोनाउन का परिवार से है तो जो वर्ब होगा वो पिछले वाले के नंबर या पर्सन पर निर्भर करेगा, मतलब पिछले वाले के हिसाब से चलेगा। एग्जाम्पल दूंगा, तुरंत समझ में आएगा, घबराओ मत। ये देखो, यू हु इज अ डॉक्टर ट्रीट हियर, यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, है ना? हो गया खोपड़ी गोल, समझ में तो नहीं आ रहा होगा कि क्या सही होगा, बताओ, इज होगा कि आर होगा? यू हु इज अ डॉक्टर। अब सोचो, अरे हु के साथ तो इज लगता है शायद, हु के साथ तो इज लगता है शायद, इजी सही लग रहा है। यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, तो समझ से बाहर जा रहा है, खोपड़ी से बाहर जा रहा है ना? अभी देखो, जैसे यहाँ पे क्या बताया, कॉन्सेप्ट पे आओ, हु विच दैट, यहाँ पे हु है, हु अगर प्रोनाउन को रेफर कर रहा हो, प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो जो भी वर्ब जाने वाला है ना, ये इज लगेगा कि आर लगेगा, वॉज लगेगा कि वेयर लगेगा, हैज लगेगा कि हैव लगेगा,
ये क्या लगेगा, ये अपने पिछले वाले पे निर्भर करता है, पिछले वाले, एंटीसीडेंट, पिछले वाले, है ना। ये जो हु है ये किसको रेफर कर रहा है, तुम जो कि एक डॉक्टर हो, यहां पे जांच करो, मतलब ये है तुम जो कि, तो ये जो हु है वो किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, मतलब ये प्रोनाउन को रेफर कर रहा है, इसलिए ये भी प्रोनाउन होगा, ये भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन का फैमिली का है ये भाई साहब। तो ये किसके हिसाब से चलेगा, वर्ब, इसके पीछे वाले के नंबर या पर्सन पे हिसाब से चलेगा। तो यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है कि इज लगता है, तो यू के साथ आर लगता है, तो यहां पे भी आर ही लगेगा। यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, आ रही बात समझ में, तो बोलो हाँ आ रही है समझ में। तो यू हु आर अ डॉक्टर ट्रीट हियर, क्लियर है या कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, इच हो, ईदर हो, नीदर हो, तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट इच, ईदर, नीदर हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक। पढ़ो, they invited two students but neither have come, they invited two students but neither has come, अब has लगेगा कि भैया have लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले has और have में हम लोग सिंगुलर प्लूरल डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। ही के साथ क्या लगता है, has, दे के साथ क्या लगता है, have, तो has भाई साहब हमारे सिंगुलर हैं, और डिमांड किसका चल रहा है, सिंगुलर का डिमांड चल रहा है ना। तो दे इनवाइटेड टू स्टूडेंट्स बट नीदर हैज कम, अब आप यहाँ पे लेकिन एक कैच है, समझना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट, यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट, जब ईच, ईदर, नीदर सब्जेक्ट के रूप में हो, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में है, पता कीजिए, ये जो नीदर यहाँ पे लगा हुआ है ये सब्जेक्ट का रोल अदा कर रहा है, अगर सब्जेक्ट का रोल अदा करेगा तभी सिंगुलर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब पढ़ो, दे इनवाइटेड टू स्टूडेंट्स बट, अब बट क्या है, वाक्य को अलग कर रहा है, यानी कि वाक्य का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है, वाक्य का दूसरा हिस्सा यहां से शुरू हो रहा है। तो मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट जो है वो वाक्य के शुरू में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो वाक्य है, दे इनवाइटेड टू स्टूडेंट्स, उन्होंने दो स्टूडेंट्स को इनवाइट किया, एक वाक्य, लेकिन कोई नहीं आया, लेकिन कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया ये दूसरे वाक्य का हिस्सा है ना। तो दूसरे वाक्य के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो नीदर क्या हो गया ना सब्जेक्ट, नीदर हो गया ना सब्जेक्ट, आया बात समझ में, तो बोलो हाँ, है ना। तो नीदर हैज कम, आ रही है बात समझ में, तो नीदर हैज कम हो गया हमारा सही आंसर, नीदर हैज कम हो गया हमारा सही आंसर, क्लियर है, आया समझ में। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच अदर नीदर वर्ब सिंगुलर हो, यदि हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। चल देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वर्तमान के 16 रूल पे अभी हम लोग हैं, है ना। वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर को व्यक्त करने के लिए इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, वी विश एटसेट्रा के साथ टू बी हेल्पिंग वर्ब का यूज अगर हो तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। एक बार आप ऐसे नॉर्मल पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं समझाऊंगा फिर आपको समझ में आएगा, और साथ ही जब एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। वर्तमान के अनफुलफिल्ड कंडीशन मत या अनफुलफिल्ड विश, कुछ ऐसा आपका ख्वाहिश हो जो वर्तमान का जो पूरा ना किया जा सके, जैसे काश में एक पक्षी होता, है ना। अब पक्षी हो सकते हैं क्या, ये ख्वाहिश है आपकी, है ना, कि काश में पक्षी होता, आसमान में पक्षियों की तरह उड़ता, है ना, इस तरीके से हम लोग। तो वर्तमान के अनफुलफिल्ड, जिसको पूरा ना किया जा सके, जिसको पूरा ना किया जा सके, ऐसी कोई ख्वाहिश हो, विश हो, ऐसी कोई शर्त हो, कंडीशन हो, ऐसी कोई इच्छा हो, डिजायर, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, इच्छा हो, और इसको व्यक्त करने के लिए अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए इफ, एज दो, आई विश, वे विश, ऐसा अगर दिख जाए, तो यदि टू बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है
तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपको वर का ही यूज करना है, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए जैसे कि आई विश आई वॉज अ बर्ड, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो आगे का जो भाग है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, आगे का जो भाग है वो मैंने हटा दिया है ताकि आप रूल को समझ सके, ठीक है। तो आई विश आई वॉज अ बर्ड या आई विश आई वर अ बर्ड, क्या सही होगा, ठीक है। अभी सोचेंगे कि सर ये तो सही लग रहा है, आई के साथ तो वॉज ही लगता है, इसमें गलत क्या है, सही तो लग रहा है। आई विश आई वॉज अ बर्ड, कोई गड़बड़ नहीं है ना, बट ये गड़बड़ है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये गलत सही को काट देते हैं, फिर हम लोग बाद में आएंगे इस पर, ठीक है। अभी है कि काश में एक पक्षी होता, तो वर्तमान का अनफुलफिल्ड कंडीशन तो है इसमें। दूसरा, वाक्य की शुरुआत, जब इस तरह के जो वाक्य होंगे तो आप वाक्य की शुरुआत करेंगे काश में पक्षी होता, अगर मैं पक्षी होता, इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, है ना। तो अगर यानी कि इफ लगेगा, आई विश मेरी इच्छा है, इस तरीके से आप शुरुआत करेंगे। आ रहा है समझ में। तो ऐसी ही चीजें आपको वाक्य की शुरुआत में मिलेगी, ये देखिए जैसे आई विश, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगे। इफ आई वॉज अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, तो इस तरह के आपको कंडीशनल में इसी तरीके से आपको वाक्य की शुरुआत में मिलेगा, जिससे आप कंडीशनल सेंटेंस को, कंडीशनल मतलब शर्तिया वाक्य, शर्त हो जिसमें, तो शर्तिया वाक्य को आप तुरंत पहचान जाएंगे। इसी तरीके से उसका शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला शर्त अनफुलफिल्ड कंडीशन, दूसरा शर्त कि इस तरह की चीज मिल जाए, आई विश, वी विश, इफ, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अगर इसमें लगा हुआ है, लगा हुआ तो है ये, है ना, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ वर होगा। नो मैटर कि वहां पे आई लगा हुआ है, यू लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, शी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वर ही लगाना है, आपको वर ही लगाना है। आई बात समझ में। तो यहां पे देखिए इसीलिए क्या होगा, आई विश आई वर अ बर्ड, ये वाला वाक्य सही होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। तो वर्तमान का अनफुलफिल्ड विश हो, वर्तमान का ऐसी चीज जिसको पूरा ना किया जा सके, ऐसी कोई ख्वाहिश हो, है ना, ठीक है। मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आप कॉपी कर सके। तो वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश हो, कंडीशन हो, डिजायर हो, ऐसी कोई चीज हो, और वाक्य की शुरुआत, और इस तरह के वाक्यों की शुरुआत होती भी इफ, एज इफ, एज दो, आई विश, इसी तरह के शब्दों के साथ इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपको वर ही लगाना है। आई बात समझ में, क्लियर है, बढ़े आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए, अगेन से पहले मैं गलत सही काट दे रहा हूं, है ना। ये देखो जैसे कि मेनी के बाद ए एन हो, तो नाउन भाई साहब जो हैं वो भी सिंगुलर होंगे, और वर्ब भाई साहब भी जो है वो भी सिंगुलर होंगे, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा वाक्य मिलता है जिसमें मेनी लगा हुआ है और मेनी के बाद ए या तो एन लगा हुआ है, तो नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर। अब नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये हर क्लास में मैं बता चुका हूं, फिर से मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेनेशन एक बार दे ही देता हूं ताकि आपका माइंड जो है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ये है नाउन, ये है वर्ब, ठीक, नाउन वर्ब। फिर से देखो, ध्यान से देखो, नाउन जो है, इस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई देते हैं सब नाउन है, राइट, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगेन से चेयर ले लेता हूं, चेयर, चेयर माने कुर्सी, ठीक। एक चेयर है सिंगुलर, एक चेयर सिंगुलर, एक से अधिक होगा तो हम लोग क्या कर देते हैं, चेयर्स लगा देते हैं, है ना, वन प्लस, इसी को हम लोग सिंगुलर कहते हैं, इसी को हम लोग प्लूरल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्ब में यही कहानी उल्टा हो जाता है। अगर आपको वर्ब लिखना है, अगर आपको वर्ब लिखना है तो सिंगुलर जिसमें जिसमें एस लगा हुआ है वो प्लूरल होता है ना, इसमें जिसमें एस लगा होगा वही सिंगुलर होगा। जैसे कि मान लो ईट्स, एस लगा दिया, ईट मतलब एस लगा दिया, तो ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर एस हटा देंगे आप, लेकिन अगर आप एस हटा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि इज, एम, आर, इसमें तो एस नहीं लगा हुआ है, ये सभी तो वर्ब ही है, इज, एम, आर, लेकिन इनका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम लोग कहते हैं। तो इनको पहचानने का क्या तरीका है, अगर कोई चीज, कोई वर्ब जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। जैसे कि ही के साथ इज लगना है तो इज सिंगुलर, दे के साथ आर लगना है तो आर प्लूरल, ठीक है। क्विक रिवीजन हो गया, फिर से एक बार आ जाओ अपने टॉपिक पे, दैट इज
कि मेनी के बाद अगर ए एन लगा हुआ दिख रहा है तो नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर है क्या? तो देखो, मेनी ए प्लस एन, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ये मतलब हमारा फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अभी देखो, जैसे कि मेनी अ पेपर आर नॉट वाइट, मेनी अ पेपर इज नॉट वाइट, क्या सही क्या गलत इसमें आपको बताना है। मेनी है, इसमें ए लगा हुआ है, मेनी के बाद ए एन है, नाउन ढूंढो। पेपर तो नाउन हुआ ना, नाउन को हम लोग देख सकते हैं, जिस दुनिया में जो भी चीजें आपको दिखाई देती है नाउन होती है। क्लियर? तो ये देखो, समझो, पेपर जो है वो नाउन है, तो क्या बोल रहा है भाई साहब कि नाउन भी है, सिंगुलर होगा। पेपर्स तो नहीं है, पेपर है, ठीक है, नाउन भी सिंगुलर है। वर्ब भी सिंगुलर होना है। ये जो वर्ब है आर, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कैसे हम लोग पता करेंगे? अभी के अभी मैंने आपको बताया कि जो ही के साथ लग जाए सिंगुलर और जो दे के साथ लग जाए प्लूरल, तो इज और आर में मेरे को ढूंढना है। तो ही के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है, जो दे के साथ लगेगा वो प्लूरल। क्यों? क्योंकि दे भी प्लूरल है, इसीलिए ही सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर होगा, है ना। तो दे के साथ आर लग रहा है तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? वर्ब सिंगुलर चाहिए, प्लूरल तो नहीं चाहिए। गलत, हमें क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए, यानी कि इज चाहिए। तो मेनी ए पेपर इज नॉट वाइट, ये सही हो गया। ठीक है, तो बोलो हाँ, समझ में आया कि नहीं? चलो आराम से इसको कॉपी कर लो। मेनी के बाद अगर ए या एन हो तो नाउन भाई साहब जो हैं वो हमारे सिंगुलर होंगे, वर्ब भाई साहब भी हमारे सिंगुलर होंगे। तो मेनी के बाद ए तो दिख रहा है, और सिंगुलर प्लूरल पहचानना जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ही है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि वर्ब जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसका क्विक तरीका क्या मैंने आपको बताया कि जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। इसको तुरंत याद रखो, ठीक है, उतना दिमाग ही नहीं लगाना है, समझ में नहीं आया। मान लो अचानक से बोले बताओ डू क्या है, बताओ डीड क्या है, डीड सिंगुलर है कि प्लूरल है, बताओ, नहीं समझ में आएगा। कुछ मत करो, सीधा ही के साथ लगाओ, जो ही के साथ लग जाए वो, और जो दे के साथ लग जाए। अभी डिड एक ऐसा चीज है जो ही के साथ भी लग जाएगा, दे के साथ भी लग जाएगा। तो ये जो डिड है ये सिंगुलर, ना ही ये सिंगुलर है ना ही ये प्लूरल है, सिंगुलर में भी चल जाएगा प्लूरल में भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात ही नहीं आएगी। जब भी आपकी बात आएगी ऐसे ही आएगी, इज आर, वॉज वर, हैव हैज, डू डज, डू का डज के साथ आएगा। ठीक है, तो ये हिसाब किताब चलता है। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। पहले फिर से अगेन से मैं सही गलत हटा दे रहा हूं। ठीक है, नियम देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन भाई साहब प्लूरल होंगे, वर्ब भाई साहब भी प्लूरल होंगे। किसके किसके बाद? ये याद रखो, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, ये दो टर्म याद रखो, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो अब देखो, अ नंबर ऑफ, ठीक है, मिल गया, ये है। इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। नाउन क्या? स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या है? प्लूरल चाहिए, है प्लूरल। वर्ब भी प्लूरल चाहिए, वर्ब प्लूरल है, हैज जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, कैसे पता चलेगा? अगेन से वही हमारा फॉर्मूला, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए प्लूरल। ही के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैज लगेगा। दे के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? हैव लगेगा, है ना। तो ये हमारा सिंगुलर, ये हमारा प्लूरल। तो चाहिए क्या अपने को? प्लूरल चाहिए। प्लूरल चाहिए मतलब क्या चाहिए? हैव चाहिए। लेकिन यहां पे क्या लगा दिया है? हैज, है ना, तो गड़बड़ घोटाला हो गया। तो सही क्या है? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास कर लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास कर लिया है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है? तो यस लिख के कमेंट कीजिएगा हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? चलो कमेंट्स में देख रहा हूं, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यस, सिर्फ यस लिख दीजिए कि समझ में आ रहा है। आ रही बात समझ में? क्लियर क्या? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगेन से गलत सही वाला ये वाला काट दे रहा हूं। ठीक है, अभी देखो, अ नंबर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ देख लिया। अगर द नंबर ऑफ होगा तो रूल चेंज होगा, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होगा।
इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, है ना। लेकिन द नंबर ऑफ होगा तो रूल चेंज, नाउन तो प्लूरल है वो सही है, लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। तो द नंबर ऑफ, ये देखो द नंबर ऑफ है के बाद नाउन प्लूरल, फ्लाईज, फ्लाई मतलब मधुमक्खियां, मक्खियां, मक्खी, मक्खी बोलते हैं इसको, ठीक है। मक्खी का वाई को हटा कर आई एस लगा देते तो प्लूरल हो जाता है, तो फ्लाइज लगा हुआ है तो ये प्लूरल तो है, ठीक है। इसके बाद नाउन जो है वो हमारा प्लूरल होगा, है। वर्ब सिंगुलर चाहिए भाई साहब को, वर्ब जो है वो सिंगुलर चाहिए। अब ये जो आर है वो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये दे के साथ लगता है या कि ही के साथ लगता है, चलो इस बार लिखते नहीं है, ऐसे डिसाइड करते हैं, है ना। आर जो है वो दे के साथ लगता है यानी कि प्लूरल हो गया, है ना। हम लोग को क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो ये हो जाएगा कट, है ना। तो द नंबर ऑफ फ्लाइज इज सिंगुलर, ही के साथ लगता है ना, इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ फ्लाइज इज इंक्रीजिंग मतलब मक्खियों की संख्या बढ़ रही है, मक्खियों की संख्या बढ़ रही है, द नंबर ऑफ फ्लाइज, मक्खियों के नंबर्स जो है संख्या में वो बढ़ रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है चीज, है ना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, अच्छा रुको ये वाला हटा दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम, देखो ऐसे तो पता ही है कि गलत और सही, लेकिन बनाने से में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है ना, नहीं तो सही और गलत क्या इन्फ्लुएंस कर देता है कि अच्छा यही सही होगा, है ना। जब हमें सही आंसर नहीं पता हो तो क्वेश्चन बनाने का मजा तभी आता है। सम, लेकिन अभी क्या हम लोग लर्निंग मोड में है, तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत जान भी जाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग को अभी समझना, रूल को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी हम लोग को अपने आप को टेस्ट नहीं करना है, अरे एग्जाम में कैसे बनेगा सर, इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, ये सब अभी कुछ नहीं सोचना है, पहले सीखोगे, सीखेंगे हम लोग, है ना। सीख जाएंगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आएगा, फिर स्पीड पे काम करेंगे, फिर बहुत सारे टेस्ट देंगे, है ना, फिर मॉक टेस्ट, छोटा छोटा टेस्ट देंगे, फिर मॉक टेस्ट जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे, तभी वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। स्टेप 1 है सीखना, स्टेप 2 है नॉर्मल प्रैक्टिस, स्टेप 3 है मॉक प्रैक्टिस, मतलब कंप्लीट सेट जब हम लोग देंगे पूरा मैथ इंग्लिश रीजनिंग सबको बैलेंस करके उसमें चलेंगे, तब होगा हमारा, और उसमें अगर हम लोग अच्छा स्कोर धीरे धीरे करने लगेंगे तो तभी हमारा एग्जाम में अच्छा रिजल्ट होगा और एग्जाम 100% क्रैक होगा, ठीक है। तो इंग्लिश में टारगेट हम लोग को लेकर के चलना है कि कम से कम, ठीक है, कम से कम हम लोग को 25 में 20 हिट कर जाना है, मिनिमम टू मिनिमम, है ना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ हम लोग टारगेट नहीं लेंगे फिलहाल, क्योंकि लर्निंग मोड में है, ये फाउंडेशन क्लास है, ये क्या है, फाउंडेशन क्लास है। अभी हम लोग टारगेट लेंगे ये से, इसमें क्या होगा ना, हम लोग को थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर आ जाएगा। अब एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है, थोड़ा कूल माइंड में भी पढ़ना है, सीखना है, एक बार सीख जाएंगे फिर स्पीड पे काम करेंगे, फिर टारगेट्स लेंगे कि नहीं इतना करना है, इतना करना है, इतना करना है, और फिर धीरे धीरे टारगेट बढ़ता जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, चलो। सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन भाई साहब अगर काउंटेबल हो, काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती की जा सके, काउंटेबल मतलब गणनीय, हिंदी में बोलते हैं गणनीय, जिसकी गणना कर सकते हैं, गणनीय, जिसकी गणना कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, तो वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। यदि काउंटेबल हो तो वो प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक, समझ में आ गया। इस तरह का टर्म अगर आपको दिख जाए, सम ऑफ, मेन इसी यही सबको याद रखना है कि सम ऑफ, ऑल ऑफ, है ना, इसी को लिख लिख के इसी को रटना है ना, यही तो मेन चीज है। ये अगर मेरे को मिला तो ऐसा करना है ना। बिल्कुल इंग्लिश जो है वो बिल्कुल मैथ्स की तरह हो जाएगा अगर आप अच्छे से मेमोराइज करते हैं, चीजों को अच्छे से ध्यान रखते हैं। कुछ चीजें मेमोराइज करनी होंगी, कुछ चीजें रटनी होंगी, इस बात से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। कि अगर आप लोग बोलते हैं सर इसमें रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, कुछ चीज तो याद करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कैसे एग्जाम क्रैक करेंगे, माइंड में कुछ स्टोर नहीं करेंगे। क्योंकि अभी एग्जाम क्या है, एक छोटा सा जंग होता है, वो खुद के साथ एक जंग है, ठीक है। उसमें सब कुछ आपको लेके चलना है, साम दाम दंड भेद, थोड़ा बुद्धि लगाना है, थोड़ा समझ लगाना है, ठीक है, थोड़ी तीक्ष्णता रखनी है, माइंड को फ्रेश रखना है, सब कुछ लगा करके उसको क्रैक करना है, तभी एग्जाम क्रैक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और ओवरऑल हम लोग लेके चलते हैं, बैलेंस करके चलना है पूरा सब कुछ, ये नहीं कि खाली इंग्लिश पे ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं कि खाली मैथ पे ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं खाली रीजनिंग, जो अच्छा लग रहा है, जीएस अच्छा लग रहा है, जीएस ही पढ़ रहे हैं 8 घंटा, खत्म हो जाएगा दिन, है ना। उस पर वैसे नहीं फोकस करना है, सबको टाइम देना है, सबको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, 1 घंटा 2 घंटा। जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांगेस्ट बनाना है, जो पुअर है, आपका उतना अच्छा नहीं लग रहा, आपको उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, उसको स्ट्रांग के लेवल पे लेके जाना है, इस तरीके से।
मतलब स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ बना दो ताकि उसमें एक्सीलेंट मार्क्स लेके आ सको, क्योंकि ओवरऑल स्कोर भी तो आपको अच्छा करना है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो अभी सीखने का समय है, सीखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के टर्म्स अगर आपको मिल जाए, काउंटेबल अगर नाउन हो तो वह भी, तो वह प्लूरल होगा, वह भी प्लूरल होगा। तो लॉट्स ऑफ टर्म मिल गया, लॉट्स ऑफ, ये देखो लॉट्स ऑफ मिल गया। इसके बाद अगर नाउन जो है वो काउंटेबल है, स्टूडेंट, इसकी गिनती की जा सकती है, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, अगर गिनती की जा सकती है तो ये प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल है, वह भी प्लूरल होगा। इज, ये तो प्लूरल नहीं है, ये तो सिंगुलर है। ही के साथ लगता है ना, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। तो प्लूरल चाहिए अपने को, यहां पे तो सिंगुलर लगा हुआ है, तो गलत हो जाएगा। तो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो बोलो हाँ कि समझ में आया। अब देखो समझो नियम को, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो, नाउन यदि काउंटेबल हो तो वर्ब जो है हमारा सिंगुलर होगा। तो नाउन जो है अगर हमारा काउंटेबल है तो वो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। ऐसे आप नियम पढ़ेंगे आपको लगेगा कुछ भी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया है ना। जब एक्सप्लेन करूंगा तब समझ में आएगा, और एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहां तक एग्जाम्पल नहीं है, यहां तक रूल नहीं है, ये यहाँ पे लिस्ट है, सम से लेकर के ये प्लेंटी ऑफ तक, ये क्या है? लिस्ट है। ये लिस्ट आपको याद रखना है, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ, मोस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। इनके बाद अगर आपको नाउन जो है वो अनकाउंटेबल देखे, अनकाउंटेबल मतलब जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणनीय, जिसकी गिनती ना की जा सके, ऐसा कोई चीज आपको मिल जाए, नाउन जो है वो आपको ऐसा मिल जाए, तो वर्ब जो है आपको सिंगुलर लगाना है। वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाना है। वर्ब सिंगुलर कैसे होता है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। छोटा सा मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। बस इसको याद रखना, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल, पी फॉर प्लूरल, ठीक है, ही। अब जो कोई भी वर्ब है, जैसे ही के साथ इज लगता है तो इज क्या हो गया? सिंगुलर। दे के साथ आर लगता है, आर क्या हो गया? प्लूरल। आ रही है बात समझ में? जैसे ही के साथ हम लोग लगाते हैं इट्स, एस लगा दिया, तो ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर है ना। ही मतलब वह क्या? एक इंसान है। दे मतलब वे लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो ये दे जो है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ जो लगेगा वो भी प्लूरल ही होगा ना, और इसके साथ जो लगेगा वो सिंगुलर ही होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है भाई साहब, ये सिंगुलर है। आ रही है समझ में? दे ईट, ठीक है, तो इट हमारा प्लूरल हो गया। मतलब एस लगा हुआ है अगर किसी वर्ब में तो जो है वो सिंगुलर है, एस नहीं लगा है तो प्लूरल है ना। ये चीज नाउन में उल्टा होता है, जैसे बुक, किताब, बुक्स, एस लगा दिया तो उसमें प्लूरल हो जाता है, बट वर्ब में ये चीज उल्टा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आ गया समझ में? चलो आ जाओ। ये देखिए, देखो देखो, लॉट्स ऑफ मिल्क, लॉट्स ऑफ मिल्क है यहाँ पे, लॉट्स ऑफ, ठीक है। इसके बाद नाउन जो है लॉट्स ऑफ मिल्क, ये नाउन है। मिल्क की गिनती कर सकते हो, 1 दूध, 2 दूध, 4 दूध, 5 दूध? नहीं ना कर सकते हम लोग, क्योंकि मिल्क को हम लोग मेजर कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। वाटर है ना, इनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते, इसको नाप जरूर सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर पानी है, इसको नाप लोगे आप, है ना, मेजर कर लोगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कई बार स्टूडेंट मेरे को मिलते हैं, सर पानी तो गिन लेंगे हम लोग, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर गिनती हो जाएगा। गिनती 1 पानी 2 पानी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। वो नापना होता है, किसी चीज में लेकर के उसको मेजर करना। बट जैसे मान लो कोई चीज और है, जैसे मान लो चेयर, टेबल, कुर्सी, है ना, इसको गिनती कर सकते हैं। 5 चेयर है, 10 चेयर है, 5 किलो चेयर तो नहीं बोलते, 5 लीटर चेयर ऐसे तो नहीं बोलते, उसकी गिनती की जा सकती है। आ रही बात समझ में? तो जितना भी लिक्विड फॉर्म होता है उसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते, तो लिक्विड है ना, अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। वर्ब बोल रहा सिंगुलर होगा, ये जो वर्ब लगा हुआ है ये सिंगुलर होगा। अब दोनों में से सही कौन? मान लो फॉर अ टाइम भी ये वाला आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख भी रहा है तो भी क्या, हमको तो सही हम लोग को बनाना है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल। अब इज आर में कौन सिंगुलर कौन प्लूरल? ही के साथ इज लग रहा है, दे के साथ आर लग रहा है, तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया।
हम लोग को सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर यहां पे है, लॉट्स ऑफ मिल्क इज बीइंग सोल्ड, लॉट्स ऑफ मिल्क इज बीइंग सोल्ड, बहुत सारा मिल्क जो है, लॉट्स ऑफ मिल्क जो है दूध को बेचा जा रहा है। ठीक है, ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर पेपर का ही एक कटिंग है, मतलब इसके आगे और कॉमन एरर का प्रश्न था, समझाने के लिए मैंने बाकी का पार्ट हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला चीज आपका रख दिया। ठीक है, तो लॉट्स ऑफ मिल्क आर बीइंग सोल्ड, क्लियर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट रखा, जो प्रीवियस ईयर पे इसके पहले जो सेंटेंस था उसको हटा दिया, इसके बाद में जो चीज था उसको कट कर दिया, तो जो कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ रखा ताकि आप समझा सकूं आपको इजीली, ये चीज याद रखना है ना, क्लियर है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, सबसे पहले तो इसको काट दो, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो, जिसकी गिनती कर सकते हो, तो वह प्लूरल होता है और वह भी प्लूरल होता है। ठीक है, अगर कौन सा टर्म मिले, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ के बाद यदि नाउन काउंटेबल हो तो वह प्लूरल होता है और वह भी प्लूरल होगा। ठीक है, ये देखो, हाफ ऑफ मिल गया, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ मिल गया, इसके बाद वर्ब देखो, इसके बाद नाउन को चेक करो, गिनती कर सकते हो, अंडे गिनती की जा सकती है, तो ये क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। एग्स लगा हुआ है प्लूरल, ठीक है कोई बात नहीं, वर्ब भी प्लूरल होगा, वर्ब तो प्लूरल नहीं है, ही के साथ लगता है इज, तो ये तो सिंगुलर हो गया, दे के साथ लगता है आर, तो आर प्लूरल होगा, तो इस तो नहीं होना है ना, आ रही बात समझ में, इस तो नहीं होना है, ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा, क्यों, क्योंकि वर्ब बोल रहा है प्लूरल होगा, किसके साथ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ के बाद यदि नाउन हो और वो नाउन क्या है, गणनीय हो, काउंटेबल हो, उस तो प्लूरल उसको रखना है और इसको ये रखना है। ठीक है, तो इसमें दो तरह का एरर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है यहां पे भी एरर कर दे, वो हो सकता है यहां पे भी एरर कर दे। ठीक है, मान लो एग लिख दिया, इसी सेम वाक्य में क्या करेगा वो, हाफ ऑफ द एग आर रोटन, तो आर तो सही है बट एस भी, ये भी प्लूरल होना चाहिए ना, आ रहा बात समझ में, यहाँ पे दो आइटम प्लूरल होगा, तो यहाँ पे भी एरर आपको दिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो थोड़ा सा हट जा रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है तो कर लो आराम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, इसी रूल का दूसरा हिस्सा, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ के बाद नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो, काउंटेबल हो तब तो ठीक है, अनकाउंटेबल हो तो उल्टा वर्ब सिंगुलर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि हाफ ऑफ द लैंड, लैंड मतलब जमीन, जमीन की गिनती कर सकते हो, नहीं, जमीन को नाप सकते हैं, गिनती नहीं होगा जमीन का, एक जमीन, दो जमीन, चार जमीन, है ना, लैंड की गिनती नहीं की जा सकती, इसको मेजर कर सकते हैं, तो अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमारा भाई साहब जो है वो सिंगुलर होगा, हैव बीन, हैज बीन में सिंगुलर कौन, प्लूरल कौन, कैसे पहचानेंगे, वही अपना पुराना फॉर्मूला, जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर और जो दे के साथ लग जाए वो प्लूरल, ये याद रखना, हमेशा काम आएगा, और ये यूनिक ट्रिक आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ही के साथ क्या लग रहा है, हैज, ही हैज बीन, और दे के साथ क्या लगता है, हैव। अब आप कहें सर आपको कैसे पता चला कि सर ही के साथ यही लगता है, दे के साथ ये लगता है, अब ये तो बहुत बेसिक है, अगर ये भी आपको नहीं आएगा ना तो फिर आपको स्टेज 1 में जाना होगा। अंग्रेजी का ये भी हम लोग जो सीख रहे हैं ये स्टेज 2 है, स्टेज 2 है, और ये पता कैसे चलता है, टेंस के माध्यम से। अगर आपको टेंसेस आता है तो टेंसेस में आपको पता होगा कि ही हैज बीन गोइंग, दे हैव बीन कमिंग, दे हैव बीन रनिंग, है ना, ये वहां पे से आ रहा है, आ रही है बात समझ में। तो अगर आपको टेंसेस का ज्ञान है तो ये सब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो फिर अगर मान लीजिए ये भी नहीं आ रहा है तो हमारा टेंसेस का क्लास भी ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको जाके एक बार पहले कर लीजिए अगर इस समय थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। और अगर फाउंडेशन का जो क्लास है ना, इससे भी और बेसिक जाना है, एकदम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं जानते, इसमें शर्म की बात नहीं है, नहीं जान सकते। रीजन क्या है ना कि देखो होता क्या है कि जब हम लोग मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने के बाद फिर इंटर में आते हैं, इंटर में भी मान लो आर्ट्स ले लिया है ना, या कॉमर्स ले लिया, तो अंग्रेजी से उतना कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है, तो साल दर साल जो होता है, फिर ग्रेजुएशन में भी हम लोग ऐसा कोई सब्जेक्ट ले लिए जिसमें अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है ना, आर्ट्स का सब्जेक्ट, कॉमर्स का सब्जेक्ट, साइंस भी ले लिया तो भी क्या, अंग्रेजी फिर भी ना के बराबर ही मिलता है, ठीक है। तो अंग्रेजी का गैप जो है आपके लाइफ में, भले ही आप पढ़ाई के टच में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, फिर 5 से 6 साल का गैप बन जाता है बोर्ड एग्जाम देने के बाद,
है ना। बोर्ड एग्जाम तक अंग्रेजी से बहुत अच्छा संपर्क रहता है हमारा, बट बोर्ड एग्जाम के बाद अंग्रेजी से संपर्क टूटता है 5 से 6 साल। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीज भूल जाते हैं, है ना। तो एकदम शून्य, एकदम जीरो से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको या तो हमारे यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मतलब यूट्यूब पे, और आप चाहें तो एप्लीकेशन में हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिक से हर एक चीज, एकदम कुछ नहीं आता है, वहां से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बट अभी चूंकि एग्जामिनेशन है तो हम लोगों को स्टेज 2 में ही फोकस करना होगा। इसके बाद स्टेज 3 आएगा प्रैक्टिस, फिर स्टेज 4 आएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग स्टेज 2 है, जहां पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक थोड़ा बहुत आता है। अगर नहीं आता है तो हमारे पास ग्रामर के प्लेलिस्ट भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसको जा करके एक बार देखो, ठीक है। तब मतलब फिर अब ये सब भी डाउट आएगा तो वहां पे जाना है, मतलब ये समझने आएगा कि आपको आप किस स्टेज में है। अगर आपको इसमें भी डाउट आ रहा है कि ही के साथ क्या लगता है, दे के साथ क्या लगता है, आपको नहीं समझ में आता है, नहीं पता है, फिर आप स्टेज 1 के स्टूडेंट हैं, तो स्टेज 1 से आपको सीखना है, फिर स्टेज 2 में आना है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा, अपना सेल्फ टेस्ट करना है। इसमें शर्माने की बात नहीं है, घबराने की भी बात नहीं है, ये सब हो जाएगा। ये वाला जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 को पास करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने लगातार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 1 से 2 महीने के अंदर आप स्टेज 1 कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से 3 महीने में स्टेज 2 कंप्लीट होता है, मतलब 3 से 4 महीने आपको 3 से 4 महीना इनफ है अंग्रेजी के तैयारी के लिए। फिर प्रैक्टिस में हम लोग कूदेंगे, फिर मॉक टेस्ट में जाएंगे, वो एक तीसरा और चौथा लेवल है, उसके बाद एग्जाम देंगे, ये लेवल है, ठीक है। क्लियर है? तो चलो ये समझ में आ गया। तो ही के साथ हैज बीन, हम वर्ब सिंगुलर लगाना है तो लग गया ना सिंगुलर, यहाँ पे ये देखो, ये गलत हो जाएगा, क्यों? चूंकि यहाँ पे प्लूरल हो गया, दे के साथ लग रहा है दे हैव बीन। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो आगे बढ़े, आगे देखो। देयर के साथ वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, सिर्फ यह नाउन या प्रोनाउन के नंबर और पर्सन पर निर्भर करता है। आ रहा बात समझ में? देयर एक ऐसा टर्म है कि देयर के साथ इज भी लगता है, देयर के साथ आर भी लगता है, देयर के साथ वॉज भी लगता है, देयर के साथ वर भी लगता है, ठीक। अब समस्या है भाई कि इज भी लग रहा है, आर भी लग रहा है, दोनों लग रहा है, फिर कैसे होगा? फिर काम कैसे बनेगा? फिर हमें समझ में कैसे आएगा? तो समझ में ऐसे आएगा कि उसमें जो नाउन या प्रोनाउन लगा हुआ है उसका गिनती करो, वो कौन से नंबर का है, वो कौन से पर्सन है, उसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, कौन सा नंबर है, वो सिंगुलर है, प्लूरल नंबर है, नंबर चेक करना होगा, ठीक है। ये देखो जैसे कि देयर वर अ लायन, ठीक है, अभी सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये मान के चलो, उसको कट कर दो, ठीक। देयर वर अ लायन, एक लायन की बात हो रही है, एक लायन है तो वॉज लगा दो। एक से ज्यादा होता तो यही हम लोग सिंगुलर प्लूरल का बात कर रहे हैं। सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग आर लगाते हैं, वही अपना ही और दे से ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो ए लायन था तो वॉज लगाएंगे, तब ये सही होगा। क्लियर है? तब ये सही होगा। अब देखो देयर इज 4 काप्स, देयर इज 4 काप्स, अब 4 काफ है, ठीक है। अब 4 है तो 4 के साथ इज नहीं ना लगाएंगे, 4 के साथ, क्योंकि 4 प्लूरल हो गया। अरे बात समझ में? 4 क्या हो गया? एक से ज्यादा हो गया तो बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन के साथ हम लोग आर लगाते हैं। आ रहा है समझ में? तो यही देयर है, इसके साथ आर लग गया। किस पर डिपेंड किया? ये जो नाउन है ना हमारे पास, या नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, उसका नंबर हम लोग को देखना है कि वो क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। वो बताएगा कि यहाँ पे इज लगना है, आर लगना है, वो बताएगा कि वाज लगना है, वेयर लगना है, वो बताएगा यहाँ पे कि सिंगुलर लगना है, प्लूरल लगना है। क्लियर है? नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। सबसे पहले हम लोग इसको काट दे रहे हैं ना, ये देखिए, कलेक्टिव नाउन्स के साथ जो है हमेशा आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है। अब आप पूछेंगे सर ये कलेक्टिव नाउन क्या बला है? ये कलेक्टिव नाउन क्या बला है? नाउन हम लोगों ने सुना है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन का ही एक पार्ट होता है। जब आप नाउन का डिटेल क्लास करेंगे वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि नाउन का जो है मुख्य रूप से 4 पार्ट होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का ना पूरा एक लिस्ट होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक छोटी सी लिस्ट आपको दे रहा हूं, जैसे कि प्लेयर्स, जब बहुत सारे प्लेयर्स जमा हो जाते हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता क्या है? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है कि नाउन का संग्रह, बहुत सारे नाउन जब मिल करके एक जगह जमा होते हैं, ठीक है, ग्रुप, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर है?
अभी देखो, जैसे कि बहुत सारे प्लेयर्स जब एक जगह जमा होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, टीम कहते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर। ठीक है, बहुत सारे जब हाउस, मकानों का संग्रह, मकानों का कलेक्शन क्या कहलाता है, कॉलोनी। क्या कहलाता है, कॉलोनी। जब बहुत सारे फ्लावर्स को एक जगह आप जमा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। सोल्जर्स, जब बहुत सारे सिपाही एक जगह जमा होते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो ये कलेक्टिव नाउन का ना पूरा लिस्ट होता है, उसको आपको याद करना है। वुल्व्स, भेड़ियों का जो समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैक, अ पैक ऑफ वुल्व्स। फ्लावर है ना, फूलों का जो जमा करके जब हम लोग उनको पिरो देते हैं तो क्या कहलाता है, माला, अ गार्लैंड। क्या कहलाता है, अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, फूल माला। आर्य बस में झुंड कहते हैं, जैसे खिलाड़ियों की एक टीम हो गई, घरों का कलेक्शन, फूलों का गुलदस्ता, सैनिकों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, फूल की माला। आर्य बस समझ में, तो ये क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। और कलेक्टिव नाउन ऐसे तो वो कलेक्शन है, ऐसे तो वो कलेक्शन है। तो जब हम लोग का मन करता है कि यार कलेक्शन है, बहुत सारा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं नॉर्मली। क्योंकि हम लोग को पता है कि प्लूरल जो है, जो बहुवचन है, उनके साथ हम लोग प्लूरल लगाते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा चलता है। याद है गोल्डन रूल आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। तो चूंकि कलेक्शन हम लोग देखते हैं ना, तो हम लोग को लगता है प्लेयर है, प्लेयर्स, तो मतलब बहुत सारा हो गया ना, तो इसके साथ क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे। लेकिन ये याद रखना है आपको कि कलेक्टिव नाउन के साथ आपको ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, द ज्यूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, और द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, दोनों एक ही सेंटेंस है, सिर्फ हम लोग को यहाँ पे वर्ब को करेक्शन करना है। ठीक है, अभी देखो समझो, ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी का मतलब होता है जज, जज का समूह, JUDGE, जज, अ ज्यूरी ऑफ जजेस, अ ज्यूरी ऑफ जजेस। जो जज होते हैं है ना, न्यायाधीश, न्यायाधीश जब एक बेंच मिलकर के, 4-5 जज मिलकर के, जब बड़ा बड़ा केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग जो है देखते हैं कि फैसला आता है 4-5 जज मिल करके। तो 4-5 जज मिल करके जब कोई फैसला लेते हैं तो 4-5 जजों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं, जूरी कहते हैं। ठीक है, तो जूरी देख लिया, अगर ये तो जज का समूह है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, है ना, ये सोच करके प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। लेकिन गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको वहां पे क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, अब वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, न्याय, फैसला। ठीक है, डिसीजन दे दिया अपना, क्लियर है। अभी यहां पे समझो कि हैव लगेगा कि हैज लगेगा, वही अपना पुराना ही और दे, इसके साथ जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, जो दे के साथ लग जाए प्लूरल। ही के साथ क्या लगना है, हैज, और दे के साथ क्या लगना है, हैव, है ना। तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, तो हम लोग को क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हैव, प्लूरल लगा हुआ है, तो गलत हो गया ना, सिंगुलर लगाना है, हैज लगेगा। तो ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, क्लियर है, आई बात समझ में। तो कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है, और कलेक्टिव नाउन का जो लिस्ट है वो आपको मैं नाउन के क्लास में सिखाऊंगा, और उसको आपको याद करके रट के रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं रटना है, लगभग वही 150-200 जैसा लिस्ट है पूरा, उसको याद करके अगर आप रखते हैं तो कहीं फंसेंगे नहीं, कभी भी नहीं फंसेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या, एक तो पॉपुलर सारा है इसमें, मतलब गिना चुना ही है जो यूज होता है, ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ नया आपको एग्जाम में मिलेगा, बिल्कुल नहीं। 150-200 की लिस्ट है जो कॉमनली यूज होती है, प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आ रखी है, वही चीज आपको मिलना है, उसी को आपको याद करके रखना है। ठीक है, और ये जो काम है, ये काम आएगा क्या, वोकैबुलरी में भी आपको काम आ जाएगा, वर्ड मीनिंग जब आप मान लीजिए पैसेज पढ़ेंगे वहां पे काम आ जाएगा, क्लॉज टेस्ट पढ़ेंगे वहां पे काम आ जाएगा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल देखो, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, यदि दो सब्जेक्ट इनके साथ जुड़े हुए हों, किनके साथ जुड़े हुए भैया, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, अकम्पनीड बाय, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है तो जो वर्ब है ना वो हमारा मेन सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, वर्ब किसको फॉलो करेगा, मेन सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या, जो वर्ब लगाएंगे उसमें वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आते हैं, है ना। कह रहा है, दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एज वेल एज, इन सब के साथ, है ना। पढ़ो सेंटेंस पढ़ो, आई अलॉन्ग विथ मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई, आई along with many of my friends are going to Mumbai.
बिल्कुल देख करके सुन करके समझ करके हम लोग को क्या लग रहा है, सही लग रहा है। प्रथम दृष्टि में देखें तो ये वाला हम लोग को सही लग रहा है। क्या गलत है इसमें? आई अलॉन्ग विथ मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मुंबई, सही लग रहा है कि नहीं? दिल से बताना, लग रहा है ना सही? लेकिन गड़बड़ है, लेकिन गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है यहां पे हम लोग को समझना होगा कि समझना है क्या बोला, दो सब्जेक्ट, आई मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारा दोस्त है, ऐसे तो 20-25-30 दोस्त है, लेकिन बहुत सारे उसमें में से 10-15 दोस्त हम लोग मिल गए, चले गए एकदम मुंबई, या जा रहे हैं मुंबई एकदम, है ना, बेतहासा। तो दो सब्जेक्ट मिल गया, ये दोनों जुड़ा हुआ किससे है? अलॉन्ग विथ से। ये दोनों किससे जुड़ा हुआ है? अलॉन्ग विथ से। यही तो बोल रहा है कि यदि दो सब्जेक्ट इनके साथ जुड़े हुए हो, ठीक है, इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो सब्जेक्ट जो है, जो वर्ब है हमारा, वो मेन सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। वर्ब जो है वो हमारा, मतलब वर्ब जो है जैसा मेन सब्जेक्ट बोलेगा वैसा ही वर्ब लगेगा। तो इन दोनों में मेन सब्जेक्ट कौन है? आई और मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स में मैं और ढेर सारे मित्र, मैं और ढेर सारे मेरे मित्र मुंबई जा रहे हैं, मुंबई दर्शन जा रहे हैं, है ना। तो आई और ढेर सारे जो मेरे मित्र हैं, मैं ना मेन सब्जेक्ट हो गया। ये मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन है? कुछ तो नाम नहीं लिखा हुआ है ना। तो मुख्य सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं जा रहा हूं, मैं और ढेर सारे मेरे मित्र। ढेर सारे मित्रों का कुछ पता ठिकाना नहीं है, मेरा पता ठिकाना है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं जा रहा हूं ना, है ना। तो मैं हो गया मेन सब्जेक्ट, तो मेरे साथ और मैं क्या मेन सब्जेक्ट यानी कि आई है, तो आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है? आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है। तो आई along with many of my friends I'm going to Mumbai, I'm going to मुंबई। ये हो जाएगा सही और ये हो जाएगा गलत। आ रही है बात समझ में? ये देखो, ठीक है। अभी आप कहेंगे सर सुन के अच्छा लग रहा है, मैंने शुरू में ही बताया था कि सुनने अपना कान को बंद करके रख लीजिए। अगर आप सोचेंगे कि मेरे को सुन के अच्छा लग रहा है कोई, देख के अच्छा लग रहा है कोई, तो आप उस पर भरोसा ही मत कीजिए, आप अपने रूल पे भरोसा कीजिए। रूल इज द ओनली की टू गेट सक्सेस, सिंपल है ना। रूल पे आपको भरोसा करना है, सुन करके देख करके नहीं चलना है। आपको देखना यही है कि क्या क्या लगा हुआ है, बस इतना ही दिमाग लगाना है। आई बात समझ में? तो बोलो हाँ, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पहले रुको, आंसर को हटा दे रहे हैं ना, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। When sense is knowledge वर्ब प्लूरल होगा, एंड when sense is subject वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। When sense is knowledge, सेंस मतलब भाव, जब भाव जो है वो ज्ञान का हो तो वर्ब जो है प्लूरल लगेगा, और जब भाव एज ए सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। यहां पे बात हो रही है किसकी? मैथमेटिक्स। सेंटेंस पढ़ो, मैथमेटिक्स आर नॉट एज इजी a subject as you feel, mathematics is not as easy a subject as you feel। क्या सभी है? क्या गलत है? दूसरा एक और देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, that is her mathematics is weak और her mathematics are weak। क्या सही होगा? लगाओ बुद्धि, है ना, सारा बुद्धि गोल हो जाएगा, सारा बुद्धि गोल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नियम पे भरोसा करना है। देखो नियम क्या कह रहा है कि सेंस नॉलेज हो, जब हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, इस तरह की बात हम लोग जब करें, पॉलिटिक्स, ठीक है, नॉर्मली क्या होता है हम लोग लास्ट में एस देख लेते हैं, अरे मैथमेटिक्स लगा हुआ है तो आर लगा दो, है ना, ये सोच के चलते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स आर नॉट एज इजी, मतलब जब इस तरह का जो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जब यहां पे नॉलेज की बात हो कि उसका मैथमेटिकल नॉलेज, उस बंदे का जो मैथमेटिकल नॉलेज है, अगर नॉलेज की बात हो रही है तो वह प्लूरल लगना है। अगर नॉर्मल सब्जेक्ट की बात हो रही है, मैथमेटिक्स उतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, एकदम बकवास सब्जेक्ट है, ऐसी अगर बात हो रही हो, सब्जेक्ट की जैसा बात हो, विषय, यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब विषय है, विषय की अगर बात हो रही हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैथमेटिक्स जो है उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है जितना तुम महसूस करते हो, तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा ना। तो वर्ब सिंगुलर कौन हो गया? जो ही के साथ लग जाए वो सिंगुलर, ठीक है। आ रही बात समझ में? सब्जेक्ट की बात हो रही है,
बट दूसरा वाक्य देखिए, इसमें लिखा हुआ हर मैथमेटिक्स इज वीक। हर मैथमेटिक्स मतलब उसका मैथमेटिकल नॉलेज की बात हो रही है, उसके मैथमेटिकल नॉलेज की जब हम लोग बात करेंगे, किसी के मैथमेटिक्स की ज्ञान, किसी के फिजिक्स की ज्ञान, किसी के पॉलिटिक्स का ज्ञान, है ना, अगर किसी बंदे का हम लोग नॉलेज की बात करेंगे कि उसका मैथमेटिकल नॉलेज, है ना, तब हम लोग वर्ब जो है मैथमेटिकल नॉलेज की अगर बात होगी तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल जो दे के साथ लग जाए। हर मैथमेटिक्स आर वीक, आई बात समझ में। तो जब हम लोग किसी के मैथमेटिकल नॉलेज की बात करेंगे, व्हेन सेंस इज नॉलेज वर्ब प्लूरल लगेगा, एंड व्हेन सेंस इज सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर होगा। आई बात समझ में। बहुत ही प्यारा रूल है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो दोस्तों ये था कंप्लीट 25 रूल्स जो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं, कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब को पहचानना कि किसके साथ कौन सा वर्ब जाएगा। वर्ब को पहचानना सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहचानना सीखेंगे तभी तो रूल पे अप्लाई कर पाएंगे, है कि नहीं। तो पहचानना इंपॉर्टेंट है, पहचानो, उसका सभी रूल्स को ध्यान में रखना है। खास करके जो टर्म्स मैंने बताए, जैसे एज वेल एज, इन एडिशन टू, वन ऑफ द, मेनी ऑफ, है ना, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह के जो टर्म्स है कि अच्छा ये है तो इसके साथ ये जाएगा, ये है तो इसके साथ ये जाएगा, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर है, चलो। और ऐप इंस्टॉल कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी बैंक बैच का जो फाउंडेशन बैच है, जहां पे बिल्कुल जीरो से आपकी पढ़ाई होगी, कुछ नहीं आता, वहां से आपको हम लोग एग्जाम हॉल तक लेके चलेंगे। ठीक है, ये वादा है हमारा। और ऐप इंस्टॉल करेंगे, बहुत इजी इंटरफेस है, कुछ भी नहीं है। कोई भी परेशानी हो, कोई डाउट हो, इस नंबर पे एक बार व्हाट्सएप कर लेना, पूछ लेना, बातचीत कर लेना। स्पोकन इंग्लिश कोर्स होता है, इंग्लिश रीडिंग कोर्स होता है कंप्लीट, जो अंग्रेजी के लिए अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, चाहे अंग्रेजी पढ़ना हो, चाहे अंग्रेजी लिखना हो, चाहे अंग्रेजी बोलना हो, चाहे अंग्रेजी समझना हो, चाहे अंग्रेजी का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वोकैबुलरी के बैचेस हो, सभी प्रकार के बैचेस आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है। और डेली क्लास आता है ना। मान लीजिए अभी चलो बैच नहीं ज्वाइन करना है, कोई ऐसा ये नहीं है कि बैच ज्वाइन करना ही करना है। बैच ज्वाइन उन्हीं को करना है जिनको कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं। हालांकि यूट्यूब पे भी हमारा प्रयास ये है कि बिल्कुल जीरो से लेके चलें, है ना। लेकिन एग्जाम के मद्देनजर अभी हम लोग एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है कि एग्जाम भी तो है कि नहीं। तो एग्जाम फोकस होकर के पढ़ना है, बैलेंस करके चीजों को लेकर चलना है। मैथ्स जितना पढ़ते हैं उतना इंग्लिश भी पढ़िए, उतना ही रीजनिंग भी पढ़िए, उतना ही जीएस भी पढ़िए। सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलेंगे तभी आप एग्जाम तक पहुंच पाएंगे। आप सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ रीजनिंग पे ध्यान देंगे ज्यादा तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा 7-8 घंटे 9 घंटे सिर्फ जीएस ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। अब जीएस का क्या, बहुत ही वाइड है, पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, जितना पढ़ो उतना कम है। ठीक है, तो लेकिन इस तरह से भी एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। आपको चीजों को बैलेंस करना होगा, हर चीज को। ऐसा नहीं कि इंग्लिश अच्छा लग रहा है इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं 7 घंटा 8 घंटा, ऐसा भी नहीं करना है। हर चीज को बैलेंस करना है। जो आपका स्ट्रांग है, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसको और स्ट्रांगर बनाना है, अपना स्ट्रेंथ बनाना है। ठीक है, जो पुअर है उसको स्ट्रेंथ लेवल पे लेके जाना है। इस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और बहुत जल्द, जैसे कि मैंने बताया कि एक रोड मैप की जो क्लास है कि कैसे आप एसएससी एग्जाम को आसानी से अप्रोच लगा सकते हैं, कि हाँ आपको पूरा पिक्चर क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, किसी भी बच्चे को पिक्चर ही क्लियर नहीं दिखता है। पिक्चर क्लियर से मेरा मतलब क्या है, एसएससी की तैयारी करनी है, सिलेबस उठाया, पीछे का पेपर उठाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, होना क्या है ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखा कुछ कॉमन एरर आ रहा है, ये आ रहा है ना। मार्केट जाते हैं, बुक्स देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या एग्जैक्टली, है ना, क्या आने वाला है, कितना नंबर का आने वाला है। तो आपको अपना लक्ष्य जो है थोड़ा धूमिल दिखता है कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस पढ़ना है, हो जाएगा, बट जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो उस क्लैरिटी के लिए अभी एक मैं रोड मैप की क्लास लेके आ रहा हूँ, एसएससी रोड मैप, कैसे आप आसानी से पहुंच सकते हैं एसएससी के नौकरी तक, है ना। वो नौकरी तक लेके पहुंचाना, ये हमारा काम है। और अंग्रेजी, खास करके अंग्रेजी का जो जर्नी है, उसको कैसे कम से कम समय में अच्छा से अच्छा मार्क्स उसमें आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो मिले अगले क्लास में। रेगुलर ऐसे ही लाइव जैसे आज आप जुड़े हैं, रेगुलर ऐसे रोज जुड़ जाना है। रोज सुबह हमारी क्लासेस होती है। ठीक है, और हर एक चैप्टर को, हर एक सिलेबस को मैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आ रही है बात समझ में।
तो चलो मिले अगले क्लास में। और क्लास पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में जरूर से उसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास के लिए सब्सक्राइब फॉलो कीजिए किसको? संजीव किजानी को।